in 2006. Initially हमारे पास बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स थे, बट नाउ माशाल्लाह जो टॉपर्स की लिस्ट आती है उसमें जो टॉपर्स होते हैं वो नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के होते हैं. जस्ट लाइक सर तलहा, he recently qualified CSS and allocated and got the first position in CSS. So this is the slides or the screen for those who are going to ask me कि कितने पाक अफेयर्स के लेक्चर्स होंगे, क्या कवर कराएंगे, अगले दिन कौन सा लेक्चर होगा, कौन सा लेक्चर नहीं होगा. So ये उन लोगों के लिए है. Kindly take the screenshot. I am going to take 5-10 seconds break ताकि you can easily take the screenshot of it. There is a glitch, just give me a minute. Okay, I'm back. So take the screenshot of this slide so that you know कि कल पाक अफेयर्स की क्लास दोबारा से होगी और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो आपको कल क्लास में ही बताया जाएगा. जो स्टूडेंट्स नोआ का पार्ट हैं, जिन्होंने स्पेशल एग्जाम्स देने हैं, उनके लिए तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज उनकी रिवीजन हो रही है. मगर जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन हो जाए, अभी से कंपल्सरी की नोहा हो जाए, तो जब वो अपने टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जब टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें पता होगा कि बेसिक्स हमने कहाँ से लेके चलनी है और आगे कहाँ लेकर जाना है. एंड फॉर 2025 स्टूडेंट्स ये उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्क्रैच से तैयारी करनी होती है. तो यहाँ पे हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आपके सब्जेक्ट में है क्या. जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स नोआ का पार्ट नहीं है स्पेशली उनके लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है. कल हमारा डे 2 डेमो क्लास है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जूम आईडी मीटिंग है, कल 6 बजे हमें आप ज्वाइन कीजिएगा. सर मजर इलाही के साथ हम लोग इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे. दिस बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर 2024 स्टूडेंट्स. अगर 25 के भी लेना चाहते हैं अभी एडमिशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मगर 24 वाले जो डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. और कल लाजमी हमारे साथ रहिएगा 5:30. इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द एडमिशन तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं कहते कि हमारे साथ एडमिशन लिया जाए. टेक द क्लास, देन यू विल डिसाइड योरसेल्फ कि आइदर यू हैव टू टेक एडमिशन और नॉट. तो इसलिए आप लोगों को कहूंगी मैं कि एक दफा हमारे साथ हमें ज्वाइन कीजिए और जरूर हम लोगों को देखिए कि द वे वी टीच, we not only teach you according to the books, we don't teach you according to like क्या आपको क्रैमिंग ही करनी पड़े. we teach you according to the paper, how to attempt the paper. तो इसीलिए आप लोगों को मैं कहती हूँ कि आप लोग हमारी डेमो क्लासेस लाजमी अटेंड करें ताकि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है. आज हमारे साथ हमारे मेंटोर मौजूद हैं जो कि आपको पाक अफेयर्स की तैयारी कराएंगे. जैसे ही वो मुझे बताते हैं आई विल हैंड ओवर द क्लास टू हिम. मीनवाइल मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेती हूँ यूट्यूब के ऊपर. एज यू नो मैं थोड़ी देर के बाद यूट्यूब को ज्वाइन करती हूँ ताकि मुझे आप लोगों को मैं कहती हूँ ताकि मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस रिसीव हो जाएं. वालेकुम अस्सलाम अहमद. वालेकुम अस्सलाम फाइजा. Just waiting for a few more students, don't worry, then we will inshallah start the class. किसी ने कुछ पूछना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, एनीथिंग रिगार्डिंग इट, यू कैन इजीली टॉक टू मी, यू कैन इजीली आस्क मी ऑन यूट्यूब. आई एम watching the live streaming of YouTube, not Facebook. तो ध्यान रखिएगा फेसबुक के ऊपर ना कर दीजिएगा. फिर बाद में स्टूडेंट मुझे कहते हैं मैम आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैम ने आपने आंसर नहीं दिया. जस्ट बिकॉज दे आर टेक्सटिंग मी और दे आर आंसरिंग, दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन फेसबुक. तो आप ये देख लीजिएगा कि आप YouTube के चैनल को फॉलो करें और फॉलो करने के बाद वहां पे जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो पूछें. जी जी, हमारे साथ हमारे मेंटोर मौजूद हैं. बिल्कुल जैसे ही वो मुझे बताएंगे मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगी. अनटिल अनलेस आप हमसे बातें करें, मैं भी आपको बातें करूंगी, वो आपको जवाब दूंगी. आज हमारे सिंधी साथी नहीं आए, कल तो बहुत ज्यादा आए थे.
आप लोगों को एक्टिव रखने के लिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत मजाक। जी बिल्कुल, स्पेशल वालों के लिए तो खास दुआएं कर रही हूँ मैं। नहीं सर्कमफ्रेंस, हम लोग पूरी जो मैथ्स जो आपका मैथ्स सब्जेक्ट है ना, जो अप्लाइड मैथ्स है और स्टैटिस्टिक्स है, हम वो ऑफर नहीं करते हैं वो। लेकिन हम उसकी गाइडेंस जरूर देते हैं। ये नहीं कि हमारे पास टीचर मौजूद नहीं है, हमारे पास टीचर बिल्कुल मौजूद है। इफ एनीवन वांट्स टू टेक द गाइडेंस, वो हमें कॉल करें हमारे यूएन नंबर पे, जो कि बिल्कुल सामने मेंशन है, दैट इज 05111162277। जैसे ही आप कॉल करेंगे, आप हमें बताइएगा, हम आपकी कॉल इवेल्युएशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो आपको हर सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट आप चाहेंगे, उसकी गाइडलाइन आपको देंगे। ऑनलाइन की फीस स्ट्रक्चर क्या है फॉर यू, मैंने कल इसीलिए बताया कि कल आप लोगों की एक डेमो क्लास है जो कि प्रेसी और कंपोजिशन की है। आप ये क्लास ज्वाइन कीजिएगा। 5:30 हम आपको ज्वाइन करेंगे। हम आपको बताएंगे फीस स्ट्रक्चर, हम आपको फर्दर डिटेल्स बताएंगे। 6 to 9 आपकी रेगुलर क्लास होगी। तो अगर आपको फीस या एडमिनिस्ट्रेटिव क्यूरीज के बारे में मालूम करना है, टेक द सेमिनार फ्रॉम 5:30 to 6 and then 9 to 9:30 inshallah we will be there for the general administrative queries. स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी तो नहीं है खास। शुड आई सिट इन द एग्जाम्स, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे, इतना काम कम तैयारी एग्जाम्स में। ऐसन डर के आगे जीत है। देखा, कल भी मैंने कहा था ना, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। बिसाइड जोक्स, मेरी एक स्टूडेंट थी, शी वाज सो मच अपसेट। आई एम नॉट टेकिंग हर नेम, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही पता चल जाएगा। जब हम लोगों की सेरेमनी होगी तो शी विल डेफिनेटली इनक्लोज दिस थिंग, डिस्क्लोज दिस थिंग। वो इस तरीके से कि हमारी जो स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड शी आस्क्ड मी, मेरी तैयारी नहीं है, मैं एग्जाम्स में बैठूं या ना बैठूं। एंड मैंने उनको कहा कि आपका कितने चांस रह गए। शी सेड लास्ट चांस रह गया। मैंने कहा आप दो या ना दो, आपका चांस तो जाया है, तो एक काम करो, देकर ही जाया कर लो। एंड alhamdulillah she allocated, she qualified the descriptive one. Now she is preparing herself for the interview. And literally believe करें, उनका जब मुझे टेक्स्ट वॉइस नोट आया तो आई लेफ्ट लाइक, अच्छा मैं सुनती हूँ इनको। शाम को जब मैंने उनका वॉइस नोट सुना तो शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी, वेरी मच हैप्पी, वेरी मच थैंकफुल टू मी। एंड साथ में उन्होंने ये कोट भी किया, इतनी मेरी खास तैयारी नहीं थी मैम, लेकिन आपकी वजह से मैंने एग्जाम्स दे दिए। एंड मैंने उन्हें कहा कि जब आपका सेरेमनी होगी तो जरूर ये बात कहिएगा कि इतनी मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने लक को अपने आजमाया है। आप वो फैक्टर मत भूला करें कि आपका लक बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओहो, सिंधी भाई आ गए। चलें जी, सलाम करते हैं जी हम सिंधी भाइयों को भी, पठान भाइयों को भी, और जो बाकी सूबे हैं उनको भी, बिकॉज हम सब पाकिस्तानी हैं, तो सब पाकिस्तानी भाइयों को भी और बहनों को भी। फैजा नाराज ना होना, बहनों को भी कह दिया। लेट इट रिकॉल मैम, सिंधी मारूआ। यस, आई एम सिंधी मारूआ। मेजर जुडिशियल केसेस पे बात करेंगे आज सर। ये सर आएंगे तो सर बताएंगे कि वो किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। स्पेशल सीएसएस से बहुत डर लग रहा है। डरना क्यों है? पेपर नहीं डराता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, आपको मेरी बात याद आएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उन लकड़ी की कुर्सियों के ऊपर बैठकर आप अपने कलम को पेपर के ऊपर लगाएंगे, तो आपको अपना 9th-10th का वक्त याद आएगा जब आपने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे। और जब पेपर आपके सामने आएगा तो आप बोलेंगे ये पेपर था जिसके लिए हम डर रहे थे। और ये बात अगर आपके माइंड में ना आए ना, यू ऑल हैव माई नंबर, बिकॉज यू ऑल आर माई प्रीवियस स्टूडेंट्स या फिर करंट बैचेस के स्टूडेंट्स चल रहे हैं, वो लाजमी मुझे ये बात बताइएगा, क्या ऐसी फीलिंग नहीं आई है? एंड लिटरली ऐसी फीलिंग आती है। ये था जिसके लिए हम डर रहे थे, ये था जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे। आपने भी मुझे, जीशान, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, यू हैव माई नंबर। मैं भी ऐसे ही कहूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हेलो सिद्रा, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल नाउअडेज। मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर्कमफ्रेंस मैं सिर्फ बातें करती हूँ, पढ़ाती नहीं। मैं मोटिवेशन देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग डरो नहीं, आप लोग एग्जाम्स दो। ये एक वाहिद चीज है जिसकी बहुत जरूरत होती है, नियर एग्जाम्स तो इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जज़ाकल्लाह। पास्ट पेपर देख के खौफ आता है यार, इतनी अच्छी पंजाबी नहीं, सिंधी नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू
speak in Sindhi. Past paper दिसी करे ते खौफ इंदु है. I don't think so it is Sindhi, but still अगर ये सिंधी है तो देखकर पास्ट पेपर डरा मत करो. मैंने अभी कहा है कि उस पास्ट पेपर को ब्रेक करना सीखो. इस्लामियात के सर जो थे सर रजा अंसारी, उन्होंने आपको हर क्वेश्चन को ब्रेक करना सिखाया कि हर क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं और हाउ टू ब्रेक इट. इसी तरह पाक अफेयर्स में भी हम आपको सिखाएंगे कि पेपर को क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे उस पेपर पे ग्रिप ली जाती है, कैसे उस क्वेश्चन पे ग्रिप ली जाती है. सो फिक्र ना करो, डरो मत. और मॉक एग्जाम्स नहीं दिए ना इसीलिए डर रहे हो. इतने ज्यादा मॉक एग्जाम्स हम लेते हैं, हर महीने मॉक एग्जाम्स लेते हैं. अगर इम्तिहान दिए होते तो अगले इम्तिहानों के लिए डर ना रहे होते. माय फादर यूज्ड टू से दिस कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो वो मुझे कहा करते थे, परेशान हो. मैं कहती थी जी बाबा एग्जाम है. तो कहते थे अगर इम्तिहान दिए होते तो इन इम्तिहानों के लिए ना डर रही होती. आई ऑलवेज स्किप माई टेस्ट ना, जो रेगुलर टेस्ट होते थे उन दिनों में मैं कभी कभी छुट्टी कर लिया करती थी. ये तो हमारी बचपन की बातें हैं. ये कौन है मैडम, किन की बात कर रहे हो? अच्छा, जो डिस्प्ले के ऊपर है ये कल के सेमिनार है, ये उसका डिस्प्ले किया हुआ है मैंने. सो दैट जो स्टूडेंट प्रेसी और कंपोजिशन की फर्स्ट डेमो क्लास लेना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन अस टुमारो. नहीं जी, मेहरबानी कासिम खान को नहीं रिप्लेस करना मैंने. मैं अपनी जगह ठीक हूँ, कासिम भाई अपनी जगह ठीक है. उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आ सकती है. हायर एंड क्रिमिनोलॉजी की क्लास होगी, रिवीजन में नहीं. रिवीजन क्लासेस में सिर्फ कंपल्सरी की क्लासेस होती हैं. दिस इज द स्केड्यूल फॉर द रिवीजन क्लासेस. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैंने अभी बीएस किया है, मेरे बहुत इरादे हैं सीएसएस के एफएससी, बट सब कह रहे हैं कि मुश्किल होता है, समझ ही नहीं आ रही होती. चलो मुनीबा, मैं बहुत आसान सी बात बताती हूँ. जब हम नर्सरी क्लास में जाते हैं, वी डोंट नो हाउ टू राइट एबीसी. हमें बहुत मुश्किल होता है एबीसी लिखना. इवन जो फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं, या जो मेल्स हैं जो मैरिड हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे. जब हम 4 लाइन्स के अंदर स्मॉल एबीसी लिखते हैं तो हमें बहुत मुश्किल से ग्रिप आती है 2 ग्रास लाइन्स के बीच में ए बी सी लिखने के लिए. सॉरी, बी ग्रास लेटर नहीं है, ए सी ई लिखने के लिए. अब वो भी तो हमारे लिए उस लेवल के लिए मुश्किल होता है. खुद सोचो, जब हम 5 क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो क्या बोर्ड हमारे लिए मुश्किल नहीं होता? जब हम 9th के अंदर आके वो 12 से 18 फॉर्मूले याद करते हैं और 32 से 35 थ्योरम याद करते हैं, हमारे लिए मुश्किल तो वो भी था. हमारे लिए मुश्किल तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर भी था. हमारे लिए मुश्किल तो लास्ट सेमेस्टर में पास आउट होने के बाद एमएस की तैयारी के लिए एडमिशन लेना भी था. आखिर वो सारी मुश्किलात भी तो हमने क्रॉस कर ही ली ना. और हमें लिटरली बिलीव करो, जब हम आते थे बीएस में एडमिशन लिया, या बीए में एडमिशन लिया, या बीएससी में एडमिशन लिया, जब वो मोटी मोटी किताबें हमारे हाथ में आई थी, क्या हमें पता था कि हमने ये सब्जेक्ट रखना है? आखिर वो मुश्किल भी तो हमने पास कर ही ली ना. तो फिर ये मुश्किल कैसे पास नहीं करेंगे? सिर्फ इरादे मजबूत होने चाहिए. आपकी बात से हम ओवर मोटिवेट हो रहे हैं. अच्छा जी, मैं हाथ होला रख लेती हूँ. स्पेशल के कुछ पेपर्स के एग्जाम्स थे बस, ना सारे ऑप्शनल थे? सारे ऑप्शनल्स थे, वही वाले थे जो सीएसएस वाले ऑप्शनल्स थे. सीएसएस हमें क्यामत की तैयारी भी करा रही है यार. अच्छी बात नहीं है, नमाज पढ़ने लग जाते हो, अल्लाह ताला के साथ सजदे करने लग जाते हो कि हमें पास कर दें, हमें पास कर दें. इज इट नॉट गुड? आईटी डिपार्टमेंट काइंडली मेक सर होस्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम मैम, होप आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर. सॉरी, मेरी नजर अभी पड़ी कि आपको होस्ट नहीं थे तो मैं जरा इन्हें एक्सटेंड कर रही थी अपनी गुफ्तगू को. नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप जो है ना कंटिन्यू कीजिए. तो मुझे जब कहेंगे तो मैं स्टार्ट कर लूँगा. सर बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं. हम आपको कह देते हैं, आप शुरू कर लीजिए. वेरी काइंड ऑफ यू मैम. जज़ाकल्लाह.
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंसेस, अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सारे खैरियत से हैं और आपका ये जो है सेशन यूजफुल रहेगा। और थैंक यू मैडम अबीर फॉर द काइंडनेस एंड मेकिंग इट कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ अस टू डू दिस एक्टिविटी। और थैंक यू नेशनल ऑफिसर एकेडमी फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि वो सारे लोग जो अभी या बाद में अपना एग्ज़ाम को और अपने रिवीजन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे। तो आज हमारा ये सेशन जो है वो जनरल नॉलेज पेपर 3 जो पाकिस्तान अफेयर्स का है उसके लिए होगा। और ये प्राइमरीली इज फोकस्ड ऑन स्पेशल CSS 2023। तो आज की जो स्कीम है हमारे इस लेक्चर की वो होगी कि पहले मैं कुछ फ्यू हाउ टू एड्रेस करूंगा, देन आई विल रीड a few messages either on YouTube और Facebook जो भी आ रहे होंगे या जो मुझ तक पहुंचेंगे या जो मैडम अबीर शेयर करेंगी तो उनके आंसर कर देंगे और फिर जो है ना हम रिवीजन भी साथ साथ करते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग इज कि एग्ज़ाम में ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, हाउ वी शुड सॉल्व ऑब्जेक्टिव, देन how we should select a question. Then, after we have selected a question, how we should understand the question. Once we have understand the question, we should know what are the requirement or how to meet the requirement. और after that, कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि हमने good marks कैसे लेने होते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि हाउ टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव। यस फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान अफेयर्स की जनरल नॉलेज की ऑब्जेक्टिव है ये प्राइमरीली ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स बल्कि जो दूसरे सिंगल पेपर क्वेश्चन होते हैं उसमें भी अपेयर होती रहती है। जिन लोगों ने MPT देना है उनके लिए भी और जिन्होंने लेटर ऑन फाइनल एग्ज़ाम देना होता है उनके लिए भी ये जो MCQs होते हैं ये यूजफुल होते हैं। तो ये पढ़ते रहा करें। इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक MCQs को रटा ना लगाएं बल्कि उसकी हर डायमेंशन को कवर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मीनार पाकिस्तान कहाँ पे है तो इकबाल पार्क लाहौर, अब उससे रिलेटेड 2 चीज़ें जो और भी हैं वो भी पढ़ लें कि कब बना, ये किसको कमेमोरेट किया जाता है, इसका डिज़ाइन किसने बनाया और छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव जो आप इसके साथ रिलेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है तो आप पहली भी पढ़ लें, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लें। तो एक ऑब्जेक्टिव अगर आती है कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है तो उससे रिलेटेड फिर ये भी पढ़ लें कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है या जो ऊपर कश्मीर में और वहाँ पे हैं। तो इस तरीके से जब आप रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव याद भी रहती है और यूजफुल भी रहती है। सिंपली 100 ऑब्जेक्टिव को रट्टा लगाना कि हमने इस तरीके से पढ़ना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इम्तिहान में जब आती हैं ऑब्जेक्टिव तो आपने क्या करना होता है, क्या आपने देखना होता है कि अगर उनका क्वेश्चन पूछा गया है ईयर्स में तो प्रोबेबल ईयर्स आपने आंसर करना होता है। अगर वो ईयर दिया हुआ है, डेट्स हैं तो वो आंसर करनी होती है। तो आपने उस इवेंट को पढ़ने के लिए याद रखिएगा 4 चीज़ें याद रखनी होती हैं। उसकी टाइमलाइन, कोई भी चीज़ पढ़े ना उसकी टाइमलाइन पढ़ें कि कब क्या हुआ। नंबर 2, उसके साथ उसकी
जो मेन पर्सनैलिटीज थी वो, कि कौन कौन से पर्सनैलिटीज क्या क्या थे। 2, नंबर 3 कि उसमें क्या आइडियोलॉजी थी, क्या आइडियाज था, क्या मेन इशू था। 4, और आखिरी बात जो होती है वो क्या होती है कि इसमें कौन कौन सा आपस में कंफ्लिक्ट था, किन किन के दरमियान में ये इशू था। लाइक आपका सवाल आ जाता है नेहरू रिपोर्ट का, तो आप उसका ईयर पढ़ें, फिर उसके पॉइंट्स मेन कि इसके क्या क्या चीज़ें मेन थी, फिर इसकी पर्सनैलिटी क्या थी, कि जो कमेटी बनी उसमें कौन कौन लोग थे, और एंड में कि ये मुसलमानों और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान किस बात पे इसकी रिफ्ट था कि जिसको सेटल नहीं कर सकते। तो ये 4 चीजें पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना रिलेटेड आ जाएगी। इम्तिहान में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करें, और जो चीज़ आप देखें कि नहीं है उसको एलिमिनेट करें जो रेलेवेंट नहीं है, और बाकियों को जो है ना वो आप उनमें से जो बेस्ट पिक है वो कर लें। खैर ये तो बहुत जनरल सी बात थी, हर कोई ये जानता है, लेकिन बस ये चीज़ देखनी है कि उसको समझ में रिलेट करें ना, तो कुछ बेटर ऑप्शन हमारे पास आ जाए। फर्स्ट। सेकंड चीज़ कि जो इम्तिहान में जो सवाल है वो कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे उसको आंसर करना है। डियर फ्रेंड, जब इम्तिहान में आप सवाल सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा सवाल सेलेक्ट करें जो आपने प्रोबेबली पढ़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सवाल है कि अलीगढ़ मूवमेंट वाज अ प्योर एजुकेशनल वेंचर बट इट हैज डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, डिस्कस। सबसे पहले आपने क्या करना है कि टॉप पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसकी टॉपिक फ्रेज लिखनी है। टॉपिक फ्रेज क्या होती है कि ये जो ऊपर सवाल लिखा हुआ है इसमें से सवाल आप काट दें, डिस्कस काट दें, और इसको बनाएं कि अलीगढ़ एन एजुकेशनल वेंचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, अलीगढ़ एन एजुकेशनल वेंचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसमें से आपने क्या काट दिया, क्या आपने सवाल काट दिया जो डिस्कस है। अलीगढ़ के 2 चीजें आपने देखी कि एक एजुकेशनल वेंचर कैसे है और उसके इंडियन पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट कैसे। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए क्या करना है, मैं आपको अगर एक सवाल दूं कि डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाउ फार दीज पार्टीज आर नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम, तो आप इसको कैसे इसकी टॉपिक हेडिंग बनाएंगे। जब आप ये देख रहे होंगे तो आपने इनको टॉपिक हेडिंग बनाना है। मैं दरमियान में थोड़ा सा पाज लेता हूं ताकि आपको फील हो कि आपने यहाँ पे रुक कर आपने टॉपिक हेडिंग बना। ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी टॉपिक हेडिंग बनाइए। जब आप ये देख रहे होंगे तो फिर टॉपिक हेडिंग बनाइए। अब इसकी टॉपिक हेडिंग बनेगी कि रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने इसके क्वेश्चन को पिक किया और इसके जो मेन थीम था 2 पार्ट्स में है। पहला है डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरा क्या है कि हाउ फार दीज पार्टीज आर नेसेसरी। तो आपने क्या किया कि आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रोल ऑफ नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड नंबर 2 इसके क्वेश्चन को पिक किया और इसके जो नंबर 2 हाउ फार दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर necessary
फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपने इसको क्या किया, रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि हमने दूसरा सवाल आपको बताना है और उसमें हमने क्या करना है, उसकी हेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। चंद स्टूडेंट्स ने आपने जवाब दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल रीजनल एंड नेशनलिस्टिक पार्टीज इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, जिसने जवाब दिया कि इसमें एक चीज आप भूल गए, रोल और नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस, दो चीजें। ठीक है। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है इसका, एक और सवाल का आप बताएं कि डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द 18 अमेंडमेंट, व्हाई क्रिटिसिज्म ऑन द 18 अमेंडमेंट स्टार्टेड रिसेंट। ये अगर सवाल आप 2022 का देखें तो इसको देख के बताएं कि कौन सी चीज है जो आपने इसमें से मिस करनी है और बाकी की टॉपिक हेडिंग बनानी है। जरा देखिए, ठीक है। आप इसकी जो है ना टॉपिक हेडिंग जरा मुझे बना के बताएं। क्विकली कोई अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो हम उसको देख लेते हैं। कुछ लोगों को मैडम अबीर स्क्रीन शायद नजर नहीं आ रही, तो आप अगर इसको इंटरवीन करके वो कर सकते हैं तो जरा देखिएगा। अब इसकी टॉपिक हेडिंग क्या होगी कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, 18 अमेंडमेंट, कॉमा यहां लगा दीजिए, और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, 18 अमेंडमेंट एंड रीजन फॉर रीसेंट क्रिटिसिज्म ऑन इट। ठीक है। तो ये दो चीजें जो है ना आपने देखनी है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इस सवाल में क्या है और रीजन फॉर रीसेंट क्रिटिसिज्म ऑन इट। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। कमेंट सेक्शन खुरम बच्चे मैं देख रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही, तो हमारी मीडिया टीम सुन रही है तो वो इसको ज़रा इंटरवीन करेंगे कि मैंने स्क्रीन शेयर इधर से किया हुआ है, तो वो देखें कि क्या करना है। मैं उनको बता भी देता हूँ। चले, अब उसके बाद ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इवेल्युएट द फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ अर्ली ईयर्स 1947-58 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। इसको जरा देखिए, इसकी जो है ना टॉपिक हेडिंग बनाइए। ठीक हो गया। आपने जो बनाई उसको शेयर कीजिए, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की भी जो है ना वो कीजिए। अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं तो हम अपना जो है ना रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट कर लें। ठीक हो गया।
चलिए अब जो अगली बात है वो ये है कि जी अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है किसी भी सवाल में हाउ वी शुड स्कोर गुड मार्क्स। अच्छे नंबर लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। ये वर्ड ऑफ द क्वेश्चन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन के अल्फाज आपने पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। के क्वेश्चन के वेरियस पार्ट्स को आपने आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद आपने हर पार्ट की वेटेज देनी है। फिर इसके बाद हर पॉइंट के लिए एक नंबर के लिए एक पॉइंट लिखना है। एक नंबर के लिए एक पॉइंट लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि तमाम चारों क्वेश्चन एक ब्यूटीफुल बैलेंस में जो है ना वो लिखें। समझ आ गई? पहले पहले क्या, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी वर्ड ऑफ क्वेश्चन। जो सवाल है ना उसके अल्फाज को समझना। उसके बाद क्या है, उसके वेरियस पार्ट्स को समझना। उसके बाद उनकी वेटेज एलोकेट करनी है। उसके बाद एक नंबर के लिए एक पॉइंट लिखना है और उसके बाद 4 सवाल जरूर करने हैं। देखिए आपका काम है सवाल करना, उनका काम है इवेल्युएट करना। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आपने वो सवाल करने 4 के 4 पूरे। अब वर्ड ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल आ जाता है डिफाइन या किसी चीज का मीनिंग लिखना, तो ये एक सेंस में होता है। तो इसके लिए आपने 1-2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इसके लिए 1-2 मार्क्स के लिए आपने क्या करना है कि 2-3 पॉइंट सफिशिएंट है जब आ जाए डिफाइन या किसी चीज का मीनिंग।
अब उसके बाद कभी कभी सवाल आ जाता है कि इन लिस्ट आर इन्यूमरेट। इनके सेंस में आपने क्या लिखना होता है? इन लिस्ट का मतलब होता है कि वो पॉइंट की लिस्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल सवाल है कि इन लिस्ट द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है, लेट से उसकी क्या कॉज है, तो उसकी लिस्ट आपने बनानी है। अगर आ जाए इन्यूमरेट, इन्यूमरेट भी मोर और लेस इसी सेंस में यूज होता है, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखनी। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, फिर आता है वजाहत करना, किसी चीज को कोई एक पॉइंट होगा उसको वजाहत करना है। इल्यूसिडेट यूजुअली एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल के लिए यूज होता है। डिस्कस, एनालाइज, आपने उसको हर डायमेंशन से डिस्कस करना है, ठीक है ना। अगली बात, हाईलाइट होता है। हाईलाइट करना है कि उस चीज की अहमियत बयान करनी। वो अहमियत क्या है कि कोई भी चीज कहता है कि हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो इसमें ज्यादातर आपने किसको एक्सप्लेन करना होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद सवाल का होता है कमेंट या इवेल्युएट। तो इसमें यूजुअली जो आपको पॉइंट दिया जाता है, बताया जाता है, उसी को आपने एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद क्या होता है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर में सही चीजों को वो आता है, और कंट्रास्ट में आपने डिफरेंट चीजों को हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि इस को करने का पर्पस क्या है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को देखना है कि वर्ड जो है क्वेश्चन का क्या है। अगर आप ये स्क्रीन याद रखें तो यू वुड बी बेटर एबल टू नो दीज थिंग्स, के एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए कौन से स्टेप फॉलो करने पड़े, ठीक है। आपको और टीचर ने भी बताया होगा, उनकी बात को आप रिलीजियसली फॉलो करें, इस चीजों को उनमें ऐड करें। इससे क्या होगा कि आपको सवाल को बाइफरकेट करने, उसको समझने में आसानी, ठीक है। अगली बात, ये सवालों के कुछ अल्फाज हैं जो आपने अपने अपने नोट्स में लिख लेने हैं, और उसका मेन जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी कर, ठीक है। आई थिंक कि हमने 10-15 मिनट में अपने ब्रीफली हर चीज को डिस्कस कर लिया कि सवाल कैसे करना है, वो क्या करना है। तो हम अभी जो है ना पर्टिकुलरली वो रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से सवाल पढ़ने। तो मेरा कोशिश होगी कि मैं आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें बता दूं, लिखवा दूं, एक्सप्लेन ना करूं, ताकि क्विकली हमारे अगले सेशन के लिए 5-4 सवाल आज और 5-4 सवाल कल वो हो जाए, ताकि आपको एक फ्लेयर आ जाए कि आपके लिए सारी चीजें रिपीट करनी आपने पढ़ी हुई हैं, तो उसी में हम वो करना। तो डियर फ्रेंड्स, जो पहला पार्ट है पाकिस्तान अफेयर का, प्री पार्टीशन का और पोस्ट पार्टीशन का, उनको मिक्स करके हम आज चलेंगे ताकि मोनोटनी ना रहे और आप ज्यादा से ज्यादा दोनों पार्ट्स को कवर कर सकें। टू स्टार्ट विद द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह एंड मुजद्दिद अल अफसानी। तो अगर आप पास्ट ईयर के पेपर देखें तो इस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में ज्यादातर ये पूछा गया कि रिफॉर्मर का लाइफ स्केच क्या है, सिचुएशन उस वक्त की,
just to refer the genesis or background of that thing, जो ज्यादातर सवाल पूछे गए वो पूछे गए एफर्ट्स, उनके वर्क एस्पेक्ट्स या सर्विसेज पे और उनका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो अगर आपको उस रिफॉर्मर की ये डायमेंशन याद है तो मोर और लेस आप उसमें से कुछ सवाल कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा सवाल आपने उनके एफर्ट्स और उनके इम्पैक्ट्स पे करने। अब क्या होता है इस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में, सबसे पहले ये चीज देखनी है कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट होती है, समाज के लिए होती है। ये मुआशरे की ग्रेजुअल चेंज लाती है, तब्दीली लाती है, और इसके लिए क्या होता है किसी रिफॉर्मिस्ट आइडिया का होना भी जरूरी होता है, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट आइडिया। अब इन तीन चीजों पे कोई भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हो सकती है, और भी इसमें फैक्टर हो सकते हैं, बट फॉर आवर डेफिनेशन इट्स सफिशिएंट। अब क्या आ गया इनकी मेन हेडिंग सवाल की, लाइफ स्केच। लाइफ स्केच में आपने रिफॉर्मर का एरिया, इरा, फैमिली, फॉलोअर वो पढ़ने हैं। फॉलोअर कौन होते हैं? जो उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं। फिर सिचुएशन एट इस टाइम पे हम 5-4 चीजें रखेंगे, पढ़ेंगे। उनके एफर्ट्स और वर्क पे आपने क्या करना है, राइटिंग और प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखने कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल सर्विसेज क्या की, प्रैक्टिकली मुआशरे के लिए क्या किया, ठीक है। और उनके प्रैक्टिकल एफर्ट्स को, सर्विसेज को रिलीजियस, एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, इस एस्पेक्ट्स में आपने डिवाइड करना है। अक्सर सवाल भी इसी एस्पेक्ट्स में आता है। लेटर ऑन हम उनका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी देखेंगे। इस इम्पैक्ट को भी आपने रिलीजियस, एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल वो पढ़ना है। सवाल में समटाइम आ जाता है कि इनके मुस्लिम हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट है, मुस्लिम इंडिया पे क्या इम्पैक्ट थे, तो उसमें हम ये सारी बातें लिख देंगे, ठीक है। एक जिसे आप कहते हैं ना क्विक जेनेसिस कि उस वक्त हालात क्या थे कि जिनमें इन रिफॉर्मर्स ने अपनी मूवमेंट चलाई। 16-17 सेंचुरी में मोर और लेस एक जैसे हालात थे, दूसरे मजाहिब की रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रही थी, लोग शरीयत से दूर थे, सोशल इवल्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई थी, और हिंदू कल्चर का बहुत स्प्रेड या डोमिनेंस थी, और इसिमिलेशन का थ्रेट था कि लोग अपनी स्मॉलर आइडेंटिटी को भूल जाएंगे और बिगर आइडेंटिटी बात कर लेंगे। मे बी इसको आप आइडेंटिटी क्राइसिस भी कह लें। लेटर उस वक्त जो मुस्लिम रूलर थे उनका मॉरल डिपेंडेंस भी मुस्लिम रूल के लिए एक थ्रेट, और लोग जो थे वो डिवाइन लॉ को छोड़ के मैन मेड लॉ की तरफ चले गए। ये आज भी होता है, और हमने देखा कि उस वक्त मुगल्स के टाइम पे भी बहुत से तजर्बे किए गए रिलीजन। अब इस दौरान उनकी पर्टिकुलर सर्विसेज क्या थी? पहली थी राइटिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, बहुत सी किताबें लिखी। इस पॉइंट पे आपने दोनों रिफॉर्मर की चंद एक किताबों का नाम लिख लेना है। फिर उन रिफॉर्मर ने क्या किया, इस्लामिक मोरालिटी पर, इस्लामिक नॉर्म पर सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। लेटर ऑन उन्होंने जो सोशल इवल्स थी उनको भी खत्म करने की कोशिश की। सोशल इवल्स एट दैट टाइम क्या थी? गैम्बलिंग, इजी मनी, और बहुत सी ऐसी चीजें जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। लेटर ऑन उन्होंने एक इस्लामिक सोसाइटी को ओवरऑल रिफॉर्म करने के लिए, ये दो पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं कि यू वांट टू रिफॉर्म मुस्लिम, यू वांट टू रिफॉर्म सोसाइटी, तो वो दोनों एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए, और उन्होंने जो रूलर थे उनके खिलाफ फोर्सफुल वॉइस भी उठाई लोगों के इशू सॉर्ट आउट करने के लिए और उन सारी चीजों के लिए। और
इसी के साथ उन्होंने सिमुलेशन की मुखालफत की कि आप अपनी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखें और इस आइडेंटिटी के साथ आपने क्या करना है कि मुस्लिम नेशनलिज्म को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। हमारी आइडेंटिटी किस पर थी, हमारी नेशनलिज्म किस पर थी, रिलीजन पे और उन सारे। अब उसके बाद उन्होंने फेथ को डिफेंड किया। बहुत से लोग जो है ना वो फेथ को वो करते हैं कि शायद ये नहीं है होते, तो उन्होंने रिफॉर्मर ने उनको डिफेंड किया कि मुस्लिम्स पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट के दे शुड बी फ्री। उसके बाद डियर फ्रेंड्स 18वीं सदी में 16वीं 17वीं सदी में मुस्लिम रूल जो ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 18th सेंचुरी में मुस्लिम रूल वीक हो गया। ये अब आप ऐड कर देंगे, ठीक ना, ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या था, टाइम वाज डिजास्टरस फॉर मुस्लिम मुगल डायनेसिटी इन सब कॉन्टिनेंट। उस वक्त हिंदू कल्चर सेपरेट हो रहा था, तो इस वक्त डेंजर किस चीज का था, उसके डोमिनेंट। मुस्लिम रूल को मराठास की तरफ से भी बहुत थ्रेट था। मे बी आज आप इसकी एनालॉजी ड्रॉ करें तो यू में ड्रॉ लाइक जो इंसर्जेंट लोकल होते हैं आजकल के, उसकी तरह ये भी मुगल रूल के विद इन स्टेट्स कुछ नॉन स्टेट एलिमेंट होते हैं। उसके बाद अब जो दूसरे रिफॉर्मर थे, उनकी पर्टिकुलर सर्विसेज में कुरान पाक का पर्शियन ट्रांसलेशन, और वो जो नॉन मुस्लिम क्वेश्चन करते थे उनके लिए उनके आंसर, मोर लाइकली आप कह लें रिसर्च वर्क जो हम इज्तिहाद कहते हैं वो। और ही वाज द राइटर ऑफ डजन ऑफ बुक्स, बहुत सी किताबें लिखी। व्हेन यू विल बी राइटिंग, व्हेन यू विल बी मेंशनिंग योर नोट्स, तो आप उसमें देखिएगा कि 5-4 किताबों के नाम आपने लिख लिए। तो प्रिसाइजली देखें, आपने एक ब्रॉडर पिक्चर सवाल की जहन में रखनी। वो ब्रॉडर पिक्चर क्या है कि फर्स्ट लाइफ स्केच क्या है, सेकंड उस वक्त सिचुएशन क्या थी, थर्ड उस वक्त पर्टिकुलर सर्विसेज। दोनों रिफॉर्मर के लिए मोर और लेस सेम चीजें हैं, बस उनका जो है ना आपने डिफरेंशिएट करना है थ्रू देयर बुक्स और थ्रू सम अदर थिंग्स। अब उनके लिए पर्टिकुलर सर्विसेज सेकंड रिफॉर्मर की क्या थी, शाह वलीउल्लाह, ही वर्क फॉर द इस्लामिक एजुकेशन। उनके जो है ना एजुकेशनल सेमिनरीज का नेटवर्क था। लेटर ऑन ही आल्सो वर्क टू एंड द सोशल इवल। इस्लामिक सोसाइटी को उन्होंने रिफॉर्म करने की एफर्ट्स की। फॉर्मेशन ऑफ मजलिस मुंतज़िमिया, इसको अगर आज आप कल आप देखें तो ये एक गवर्निंग बॉडी थी ऑफ द होल दी मदारिस और समथिंग। तो ही वाज नॉट ओनली द राइटर बट स्कॉलर और एजुकेशनिस्ट, जिन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। उन्होंने सेक्टेरियनिज्म को अपोज किया और मुस्लिम सोसाइटी के फाइबर को स्ट्रेंथन किया, और इसके साथ उन्होंने इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी प्रोपोगेट किए कि मुआशरे में मोर लाइकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली किस चीज के लिए थे, फॉर इजलिटेरियन सोसाइटी। एक दफा सवाल आया था कि ये जो मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर थे, इन्होंने मोनोथेइस्टिक रिलीजन और इजलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर के लिए क्या किया। अब आप देखें ना कि ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल इजलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर के लिए, अपोजिशन ऑफ सेक्टेरियनिज्म क्या है, मोनोथेइस्टिक रिलीजन के लिए, और प्रोपोगेटिंग रिफॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी किस चीज के लिए, इजलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर के लिए। तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को उनके उसमें से लिखना है। और ही आल्सो रेज वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग एक्टिविटीज ऑफ रूलर्स। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे अहम चीज थी दैट वाज अपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। उस वक्त ये थीम के बोथ रिफॉर्मर
बोथ नेशन सॉरी इकट्ठे हैं वो नहीं है, तो उनको इन्होंने क्या किया, हिट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम आरा नेशन, मुस्लिम आरा सेपरेट नेशन। और उन्होंने इश्तिहाद भी प्रपोज किया कि मुस्लिम मुआशरे के लिए बेहतरी के लिए आप जो है ना मजीद रिसर्च करें, और he advised to have a superiority of Sharia over the mysticism, और उन्होंने यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट किया। तो पॉलिटिकल साइंस के सवाल में आपके पास भी इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं मुस्लिम नेशनलिज्म पे, और उन पे वो भी आप देख लीजिएगा। और उनकी जो टीचिंग थी दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड द रीओरिएंटेशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, कि मुस्लिम सोसाइटी को जहां पर इशू था तो वो रीओरिएंटेशन उनकी हो जाती। लाइक अगर उनको इकोनॉमिक्स के असूल वो काम नहीं कर रहे थे तो वो रीओरिएंट हो गए। जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर का इशू था तो नए सोशल प्रिंसिपल मिल गए। जहाँ पे सोशल ईवल्स थी तो वो रीओरिएंट हो गया कि ये ईवल्स को कैसे खात्मा करना है। उसके बाद जो मेन थिंग थी दैट के उन्होंने अपनी एजुकेशन को डिसिमिनेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने जो स्कूल से उनकी मदारस थे उनकी जो है ना वो ब्रांचेस को। अब डियर फ्रेंड्स, उनका अगला कारनामा 14 पॉइंट में मुगल रूलर को, सोल्जर्स को, आर्टिशंस को, एम्परर को, मैसेस को खत लिखना था। और सबसे फेमस आपने पढ़ा अहमद शाह अब्दाली को खत लिखना। तो उन्होंने एक किस्म की पब्लिक ओपिनियन जनरेट की, लोगों की करेक्शन के लिए आपने खिदमात सारी अंजाम दी। और अहमद शाह अब्दाली को भी खत लिखा कि मुगल्स को जो इश्यूज हैं वो शायद अकेले एड्रेस ना कर सकें तो उनमें से, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जो 15th पॉइंट है उनके सर्विसेज का, वो है हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। वो अगर आप देखें तो एक बेटर इजलिटेरियन सोसाइटी के लिए है, लाइक द पीपल ऑफ जियोग्राफी हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, कि जहाँ के रिसोर्सेज हैं वो उनका फर्स्ट राइट है। देन ओनरशिप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ऑफ द पर्सन, कि एक पर्सन जितना काम कर सकता है he or she should own that much property or resources. Third, concentration of wealth should not be tolerated. Concentration of wealth पे कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, और सोसाइटी में बैलेंस डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 15 कारनामे थे, 15 सर्विसेज थी, और पहले जो आपने पढ़ा उन दोनों को मिला के अगर आप देखें ना तो उनकी टीचिंग का क्या इफेक्ट था, ठीक है ना। इफेक्ट ये बहुत अहम पार्ट है। इस इफेक्ट में क्या होता है कि आपने लिखना होता है कि मुस्लिम हिस्ट्री पर, पॉलिटिक्स पर, और जिस तरह इजिलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर कहा मैंने, और मोनोथिस्टिक रिलीजन के लिए उनके लिए क्या सर्विसेज थी, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। फर्स्ट, के इन दोनों की टीचिंग के इफेक्ट से मुस्लिम नेशनलिज्म की फाउंडेशन बनी, ठीक है। और मुस्लिम स्कॉलर और मिस्टिक रिफॉर्म हुए, उन्होंने बिदात को इस्लाम के नाम पे इनोवेशंस को मना किया। इन दोनों की टीचिंग्स की वजह से सेक्टेरियनिज्म का डिक्लाइन हुआ, अनफेथफुलनेस का डिक्लाइन हुआ। प्रिसाइजली जो राजपूत थे अकबर के दरबार में और मराठास जो थे उनकी पावर सर्च को भी किया। लेटर इसके इम्पैक्ट में जो टू नेशन थ्योरी की फाउंडेशन है वो भी हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। और बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि उन्होंने एक नेशनल कोहिजन के लिए बेस रखी कि आप स्पिरिचुअल बेसिस पे आप नेशनल कोहिजन कर सकते हैं।
اور انہوں نے گورنمنٹ کو ایک اسینشیل ٹول آف ریجنریشن آف سوسائٹی سمجھا. ود دس دونوں کی ٹیچنگ کے امپیکٹ سے سوسائٹی میں اسلام کا ٹرو اسپرٹ پھیلا اور انہوں نے کمپوزٹ موومنٹ کی فاؤنڈیشن رکھی کہ معاشرے کو ریفارم کرنے کے لیے موومنٹ should have the political, social, religious, cultural dimension in it. ان کے ٹیچنگ کے فیکٹ سے جو کمیونٹی کا کانشیس تھا وہ ڈسٹرکشن سے بچ گیا. They rescued the community conscious from destruction. اور انہوں نے جو ویریس سیکشن آف سوسائٹی تھے اس کی ریکنسیلیشن کے لیے بھی بہت کام کیا. ان کے امپیکٹ میں ریدر ریکنسیلیشن ہوئی اور جو ہمارا اوور آل ایجوکیشن سسٹم تھا وہ بھی اوور آل ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیتھ کو ان لافل انوینشن ان لافل ٹریڈیشن سے سیپریٹ رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہے. تو اگر آپ کو یہ یاد رہ جائیں تو کوئکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کیا پڑھا کہ ان کی لائف سکیچ, اس کے ساتھ ان کی سروسز, تھوڑی سی سچویشن اور لیٹر ان کے ایفیکٹس. تو اگر آپ دونوں ریفارمر کے ان چیزوں کو جمع کریں تو مور اور لیس وی ہیو کورڈ اراؤنڈ 50 کتنے تقریباً 50. تو اگر ریلیجس ریفارمر پہ سوال اپیئر ہوتا ہے تو ہوپ یو وڈ بی in better position to do this. So we wish that may you score good if a question appears on it. اگر religious reformist movement پہ سوال آتا ہے تو now you have a sufficient point to construct your question. ٹھیک ہے, so this was first part کہ جو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو کور کرنا ہے. تو یہ ہمارا ریلیجس ریفارمر کا سوال. اب دوسرا جو پارٹ ہے وہ پاکستان کی اوور آل اکنامک سچویشن کا ہے. آپ کو آپ کے کلاس ٹیچر نے بہت اچھا پڑھایا. اگر کوئی چیز یو فاؤنڈ اٹ کنٹراڈکٹری تو جسے آپ کہتے ہیں پریفر دی پوائنٹ دی تھیسس what you have read, تو آپ ان پوائنٹس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. لیکن جسٹ ایز این اوپینین یہ کچھ پوائنٹس جو ہے نا آپ نے ایڈ کر لینے ہیں سنس اٹس اے ریویژن. جو آپ نے پڑھا ہے اسی میں ایڈ آن کرنا ہے, تو نئی چیز نہیں ہے. تو وی اسٹارٹ کہ ہمارا آج کل کا جو اکنامک کرائسس ہے اس کانٹیکسٹ میں ہمارے کیا فیکٹر ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ٹریگر کریں. یہ دس از اے ون ڈائمینشن ٹو لک دی تھنگس. فرسٹ ریسنٹ اکنامک کرائسس کے جو فنڈامنٹل فیکٹرز ہیں ان میں کیا کیا چیز ہے. فرسٹ از فلکچویٹنگ یو ایس ڈالر روپی پیرٹی, ایکسچینج ریٹ کی جو فلکچویشن ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ ان سارے پوائنٹس کو سمجھتے ہیں, آپ نے لکھے بھی ہوئے ہیں. دیز آر جسٹ ریویژن اینڈ ایڈ آنس. سیکنڈ, یو نو that there is a massive increase in energy prices either in the form of gas or electricity. تو ان کی سپلائی انکریز ہو گئی یا ڈیکریز ہو گئی. الیکٹریسٹی کی سپلائی میں بھی زیادہ, ڈیمانڈ کم ہے اور ان کی پرائسز بھی بہت جسے آپ کہتے ہیں اسکائی راکٹ کر گئی. دین تھرڈ, اس کی وجہ سے جو فیول پرائسز ہیں, ٹھیک ہے نا, فیول پرائسز ہیں وہ اوور آل انفلیشن کو بھی کمبائن کریں تو ایک قسم کی جہاں ان امپلائمنٹ بھی ہو اور انفلیشن بھی ہو تو وہ ایک ہائپر انفلیشن, اسٹیگفلیشن کے انفلیشن بھی ہو رہی ہے لیکن پروگریس نہیں ہو رہی, گروتھ نہیں ہو رہی, تو وہ کیا کہلاتی ہے اسٹیگفلیشن. دین
there is the time is disastrous, the time is worst, makes a political and economic chaos. ठीक है कि हम अगर इसको एनालाइज करें कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़रूरी है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए या पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वी आर इन अ फिक्स कि हमने क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा एक फंडामेंटल फैक्टर है। देन पॉलिसी इम्पैक्ट में ये डाटा पिछले साल का है कि हम जो पॉलिसी बनाते हैं उसका इम्पैक्ट जो एशिया पैसिफिक रीजन का है वो 39 कंट्रीज में से वी आर एट 34। व्हाट वी थिंक वी कांट डू, और वर्ल्ड ग्लोबल एवरेज से भी हम बहुत बिलो हैं। और हमारा जो इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर है 22 के इंडेक्स पर वो 153 है। 23 का इंडेक्स से आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और सब कुछ जो है वो भी इसमें ऐड करना है। तो व्हाट आई हैव मेंशन इज के ये कुछ पॉइंट्स आपके क्लास नोट्स के एडिशन के लिए हैं और कुछ दो पॉइंट्स आपकी रिवीजन है एज सच। तो इट इज यू हु आर गोइंग टू डिसाइड कि हमने क्या करना। सेवंथ, देयर इज ए स्मगलिंग ऑफ यूएस डॉलर टू अफगानिस्तान। बहुत से डॉलर जा रहे हैं और शायद हमारे जिसे आप कहते हैं कि अब स्टेबिलिटी की वजह भी यही है कि हमने उनको रोका है और सारी चीजें की हैं। उसके बाद जो फंडामेंटल फैक्टर दैट रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस को कॉज करते हैं, दैट इज मिसयूज ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड। 1965 में ये ट्रांजिट ट्रेड जो साइन हुआ था उसको समहाउ प्रॉपरली यूज नहीं किया जा रहा। स्मगलिंग है जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ट्रबल करती है, ठीक है। उससे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट अभी शायद निकलते हो कि आपको कुछ चीज़ें ब्लैक इकोनॉमी में सस्ती मिल जाती हैं, बट ये ट्रबल होता है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के लिए और बाकी चीज़ों के, ठीक है। देन वी हैव policy to rationalize imports via administrative action increase the price of dollar। तो imports के लिए भी जब कंप्रेशन हुई और आपने डॉलर की बाहर सप्लाई को रोकने के लिए वो किया, तो वो भी एक फैक्टर काज कर गया कि हम अपने जो इंडिजिनस ग्रोथ है उसके लिए भी हम इंपोर्टेड चीज़ों पर रिलाय करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन स्टेट मशीनरी में क्या है कि चीज़ों पे एक दूसरे पे फोकस है और जो इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं वो एक दूसरे को कोलाइड कर रही हैं। लाइक कि आपने एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है या उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ को प्रीफर करना है, आपने किसान को फूड सप्लाई, फूड प्राइसेस, सपोर्ट प्राइसेस देनी है या फूड कमोडिटीज़ की कीमत को रिड्यूस करना है। तो वो जो डोमेन है स्टेट मशीनरी के, वो इस तरह से जो है ना इंक्रोच हो रहे हैं एक दूसरे से। तो एक साइड पे आप प्रॉस्पेरिटी किसान की सोचते हैं, दूसरी साइड पे आप उसके लिए इनपुट्स और उनको महंगा करते हैं। तो खैर ये चीज़ें तो चलती हैं। नॉन फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो जो लोकल लेवल पे शटल हो जाती हैं तो वो नहीं हो रही। तो लोकल गवर्नमेंट होती है तो जो छोटे छोटे इश्यूज लोकल लेवल पे एड्रेस हो जाते हैं वो एस्केलेट होते रहते हैं। देन आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में फ्लड्स, इस साल भी कुछ इलाकों में वो चीज़ें हुई और क्लाइमेट एट्रोसिटीज जो है ना दैट आर ऑब्वियस, ठीक है ना।
तो उस चीज़ों से बहुत चीज़ें इफेक्ट हुई। पहले जो है ना पैंडेमिक की वजह से चीज़ें इफेक्ट हुई, लेटर ऑन नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट कर गए, और इंटरनेशनल फैक्टर एक रशिया यूक्रेन वॉर का भी बहुत बड़ा है, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इफेक्ट किया। डिफरेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेशली आईएमएफ से अगर सवाल आ जाए कि ये हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम में शामिल है या नहीं है, तो वो आपने कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, लाइक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होती। पाकिस्तान में जो प्रोग्राम चलते हैं डोनर्स के, वो अगर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए हों तो ज़्यादा बेहतर होता है। हम शॉर्ट रन के लिए लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज कर लें, करेंसी को स्टेबलाइज कर लें। जब इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होती है ना, तो ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। ठीक है। हमारे जो असिस्टेंट प्रोग्राम है, दे आर यूजुअली टू फेच द फॉरेक्स रिजर्व। जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी में स्टेबलाइज हो जाएगी, तो इसलिए हमें उनकी असिस्टेंस रहती है। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपके सवाल पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। देन वी बारो टू रीपे, वी रीपे बिकॉज वी हैव बारोड। तो ये जो विशियस सर्कल है ये चलता रहता है। देन हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा होता है, वी नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड आईएमएफ स्पेशली। समटाइम हमने क्या करना होता है, अपनी रैंकिंग भी बेहतर करनी होती है कि वी आर इन द प्रोग्राम, तो हमारी रैंकिंग भी बेहतर हो जाती है। आपने देखा होगा कि इकोनॉमी को हमारे को सी से बी, बी से ए, सी प्लस से सी, बी, बी प्लस, ए प्लस, तो वो सारा चलता है। ठीक है। अब जो सबसे अहम चीज है कि पाकिस्तान की ट्रेड और एड, दे आर बोथ लिंक्ड विद दीज आईएमएफ। तो आपने इसकी यूटिलिटीज को इस लिहाज से भी देखना होता है। देन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो भी इनके साथ प्रोग्राम के साथ लिंक होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो भी। और रिसेंटली जब हम एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर आए, तो उसकी भी एक पॉजिटिव पिक्चर लेती है कि आईएमएफ का हम पे ट्रस्ट है, तो हमसे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपने एडजस्ट करना है। अगर आ जाए कि फॉरेन लोन, फॉरेन डिपेंडेंसी की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, क्यों ज़रूरी होते हैं, नहीं ज़रूरी, हमें सेल्फ रिलायंस करनी चाहिए, बट टू राइट समथिंग वी कैन कंसीडर दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट, सम आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है ना, कि हम अपने रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे एड्रेस कर सकते। फर्स्ट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को इकट्ठे अगर स्टडी किया जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक डिसीजन पॉलिटिकल कंसिडरेशन में और पॉलिटिकल डिसीजन इकोनॉमिक कंसिडरेशन में करते रहते हैं, जिससे दोनों चीजें हम पर होती हैं। देन लोकल गवर्नमेंट अगर इंस्टॉल्ड हैं तो इस पे डेवलपमेंट पे ओवरसाइट होता है, सर्विस डिलीवरी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प होता है। वी शुड हैव लोकल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है ना वो एड्रेस करें। फंडामेंटल राइट्स जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, मेकिंग इकोनॉमिक फर्स्ट फॉर द टाइम। अभी हमारे पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो फर्स्ट हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो फॉर अ टाइम बीइंग हम
इकोनॉमिक राइट को फर्स्ट कर लें कि बिजनेस, सस्ती चीज़ें, सस्ती बिजली, ये शायद बेसिक राइट्स हैं सब। एक इंडिपेंडेंट प्लानिंग कमीशन हो, एक ऑटोनोमस डेट मैनेजमेंट एजेंसी हो, जिसके ऊपर लेजिस्लेटिव का, पार्लियामेंट का ओवरसाइट हो, तो शायद हम इसमें से कुछ कर सकें। प्लानिंग कमीशन टू स्पेंड द रिसोर्सेस, ऑटोनोमस डेट मैनेजमेंट एजेंसीज कि कौन सा डेट रीपे करना है, कब प्रोग्राम में जाना है, नहीं जाना, तो सारा ठीक है ना। देन टू चूज बर्निंग द पॉलिटिकल कैपिटल एंड फॉलोइंग द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझें। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न नहीं करना चाहती, अपनी वोट बेस को छोड़ना नहीं चाहती। तो आपको क्या करना है कि आपको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को बेहतर करना। समझ आ गई? तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हम क्या करेंगे कि हम अपने मुआशरे के हालात को, इकोनॉमी को बेहतर कर सकते। ठीक हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स, 27 पॉइंट्स ये पढ़ लिए हमने तकरीबन। तो अगर आपको एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई सवाल आए तो वो ज़रूर सवाल सॉल्व करें होप के साथ और सारी चीज़ों के साथ, तो वो बेहतर सवाल रहेगा। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। किस चीज़ के? अलीगढ़ मूवमेंट। आपने जो 2 सवाल पढ़े, एक अच्छी होप के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना है, जो रीजंस हैं उसका जस्टिफाइड तरीके से लिखना है। इसके साथ थोड़ा सा डाटा ऐड कर लीजिएगा जो आपको ये हेल्प करेगा कि जो आप लिख रहे हैं वो लॉजिकली करेक्ट है। ठीक है? किसी को ब्लेम हम नहीं करते। व्हाट वी डू इज कि जो फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, इकोनॉमी की बेसिक्स हैं, उसको देखें। ठीक है? तो ये इसी तरह इसके साथ साथ आपने जो बताया हमजा ने कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, इट्स जस्ट उनका एड ऑन। ठीक है हमजा? तो अब एक प्री पार्टीशन, एक पोस्ट पार्टीशन, तो अब अगला सवाल देखते हैं, शुरू करते हैं कि वो आपने कौन सा पढ़ना है। ठीक है ना? इसमें अगर कोई यहाँ तक सवाल हैं तो मुझे बताइए, मैं वो आपके कमेंट्स पढ़ के आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है? हमने टेक्निकली 3 चीजें कवर की। नंबर 1, आपका अच्छे स्कोर कैसे करना है, सवाल को कैसे समझना है, और थिंग लाइक दैट। नंबर 2, वो हमने पढ़े। नंबर 3, पाकिस्तान के जो इस वक्त के इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके फंडामेंटल रीजंस और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? ताकि हम एक प्रॉस्पेरस नेशन बन सकें वो। और अब पढ़ने लगे हैं अलीगढ़ में प्री पार्टीशन। डिफरेंट अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद की रिलीजियस, एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल सर्विसेज पे सवाल आता रहता है और उसके मुस्लिम नेशनलिज्म पर, सोसाइटी पर इम्पैक्ट आते रहे। ठीक है? जो ब्रॉडर एरिया है आपका वो यही। ठीक है? कि सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी पर और मुस्लिम नेशनलिज्म पर अलीगढ़ मूवमेंट के सर सैयद के क्या सर्विसेज थी, क्या इम्पैक्ट। ठीक है? अब इनको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है उनकी एफर्ट्स,
services, ان کے steps, ان کے aspects. ایک ہی بات ہے. All the four words are synonymous. Any of them, if appears in the exam, what you are going to do is you have to write the effort, services, steps, aspects. تو ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ان کو ویریس ڈائمینشن میں براڈر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے پوائنٹس لکھتے ہیں. آپ نے اس کو پھر لیٹر آن کیا کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے ان یور ایگزام. فرسٹ, ایجوکیشنل اسپیکٹس. اب ایجوکیشنل اسپیکٹس کیا ہیں؟ میں کچھ چیزیں جو ہے نا چیک کرتا تھا, تو اس میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ بہت سی بکس کے نام لکھ کے لے آتے ہیں, بہت سے اداروں کے نام لکھ کے لے آتے ہیں. تو وہ تو ایک بات ہوگی نا. آپ نے اگر 15 بکس کے نام لکھے تو وہ تو ایک بات ہے. اس کو ایک کنسائز طریقے سے لکھنے کے لیے 5 اہم پوائنٹس ہیں. نمبر 1, اسٹیبلشمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. دوسرا پوائنٹ کو پہلے کے ساتھ مرچ کر لیجیے گا. بہت سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنائے. دوسرے نمبر پہ سائنٹیفک سوسائٹی اسٹیبلش کی. تیسرے نمبر پہ بہت سی بکس اور میگزین لکھی. اور چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا لرننگ کا, پالیٹکس کا, دیٹ واز محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. تو یہ ایجوکیشنل اسپیکٹس سے سروسز کی, ان کو آپ نے اپنے اپنے پیراگراف میں ایکسپلین کرنا ہے. پھر جو کچھ چیزیں تھیں دیٹ واز پولیٹیکل اسپیکٹس. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل اسپیکٹس ان کے پولیٹیکل سروسز, پولیٹیکل ایفرٹس تھیں, لائک ایڈمیشن آف انڈینس ٹو لیجسلیٹو کونسل. سر سید کے ایفرٹس کی وجہ سے انڈین کو لیجسلیٹو کونسل کا حصہ بنایا گیا. It was his effort کہ انہوں نے فرسٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم دیا مسلمانوں کو in the form of Muslim Educational Conference, Mohammedan Education. Then Sir Syed was a propagator of two-nation theory. جو آپ نے پڑھا ہے ہندی اردو کنٹروورسی, وہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ نیشن کا. دین سر سید کی ایفرٹس تھیں کہ جو مسلم اور برٹشر میں اینیمٹی تھی وہ انہوں نے ختم کی. ان کے لیے ایفرٹس تھیں. میگزین لکھ کے, بکس لکھی, مسلمانوں کو کہا کہ انگریزی پڑھیں. ود دس انہوں نے اردو کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام کیا, جو علی گڑھ کی لٹریری سروسز, جو علی گڑھ کی لٹریری سروسز. دین انہوں نے مسلمانوں کو سینس آف آئیڈینٹی دی. مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ being a Muslim, you are a nation, you are different. اسپیشلی جب ہندی اردو کنٹروورسی میں 1867 میں ان کی اسٹیٹمنٹ کی, وہ آپ نے یاد کریں, تو انہوں نے ایک مسلمانوں کو سینس آف آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی پولیٹیکل سروسز تھی. اور بھی پوائنٹ آپ ان میں ایڈ کر سکتے ہیں, بٹ فار دی ریکوائرمنٹ آف دی کوشچن یہ ٹھیک. اگلی بات ان کے لٹریری سروسز, لٹریری ایکسپرٹس, لٹریری کام جو تھے وہ کیا. اب اگر آپ کو سوال آتا ہے ایجوکیشنل سروسز کا, تو اس کو بھی لٹریری سروسز کو بھی ایجوکیشن میں لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو ٹیکنیکلی یہ کیا ہے, یہ دونوں ایک ہی بات ہے, لیکن آپ کے لیے علیحدہ کر دیے تاکہ جب آپ دیکھیں, جب پوائنٹس لکھیں تو
आपको एक ही चीज के 8-10 पॉइंट नजर ना आए। तो ये लिटरेरी एस्पेक्ट्स क्या थे स्टार्ट ऑफ उर्दू प्रोज। तो बहुत से लोग सर सैयद को पायनियर समझते हैं इसका इंशाअल्लाह। यहाँ प्रोज का तर्जुमा उर्दू में क्या किया जाता है, इंशाई। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंशाइया लिखा मच्छर, जो एक लिटरेरी मास्टरपीस है, और इस लिटरेरी मास्टरपीस को उन्होंने प्रोज का स्टार्ट भी कहा जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट सर्विसेज थी वो सोशल करेक्शन के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए तहरीरों का लिखवाना था। उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जो मुआशरे की बेहतरी के लिए डायरेक्ट इम्पोर्टेंट। ये एक उर्दू, अंग्रेजी, बाकी सारे लिटरेचर्स में जब उनका तनकीदी जायजा लिया जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, तो वहाँ ये बातें आती हैं कि अदब बराए अदब हो, आर्ट बराए आर्ट हो, या अदब बराए जिंदगी हो, आर्ट फॉर लाइफ हो। तो उनका ख्याल ये था कि सोशल करेक्शन के लिए लिखा जाए। ठीक है। देन नेचुरल पोइट्री, नेचुरल पोइट्री के लिए उन्होंने जो अलीगढ़ के टाइम पे किताब लिखी गई आज़ाद की, तो वो बहुत अहम थी। तो उन्होंने शायरी से मुबालगा, एग्जैजरेशन और ऐसी चीज़ों के ख़त्म होने के लिए कहा कि लिखें। और बायोग्राफी उन उर्दू, सर सैयद की अपनी बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम हयात जावेद था, ये मौलाना हाली ने लिखी। तो ये एक लिटरेरी सर्विस थी अलीगढ़ की जिसने उर्दू लिटरेचर की बहुत खिदमत। ठीक। अब टेक्निकली अगर देखें तो आपको पॉलिटिकल, लिटरेरी, एजुकेशनल कुछ सर्विसेज जो है ना वो बताई। अब आपने क्या करना है कि इनके इफेक्ट देखने हैं, सोचने हैं और समझने हैं। ज्यादातर सवाल इन्हीं के सर्विसेज और उनके इम्पैक्ट्स पे आता है। ये जो सारी सर्विसेज थी, 8, 10, 12, 15 पॉइंट्स थे, इन्हीं को मद्देनजर देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट, वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप हुई। क्या हुआ? वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप हुई। पहले सब कॉन्टिनेंट में शायद वेस्टर्न एजुकेशन का इतना सिस्टम नहीं था आम लोगों के लिए। ठीक है। शायद अंग्रेजों ने इसी दौर में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बनाया। उसका पर्पस सोसाइटी के साथ साथ शायद अपने अंग्रेजों को उर्दू से रूशनास कराना, ताकि वो क्या करें कि अवाम की, रियाया की, रैयत की ज़बान बोल सके। तो बट सर सैयद के एफर्ट से आम लोगों के लिए वेस्टर्न एजुकेशन का सिस्टम बना, स्पेशली व्हेन ही ट्रैवल टू इंग्लैंड, और वापसी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस। सेकंड इम्पैक्ट वाज दैट एट दैट टाइम मुसलमानों के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो नहीं थे। मुसलमानों के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी जो रिलीजियस थे वो अवेलेबल थे, लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन के थे वो डेवलप। फिर बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ मैसेज पे अलीगढ़ का, वो मुस्लिम नेशनलिज्म का प्रमोशन। किस चीज का था प्रमोशन? मुस्लिम नेशनल। मुसलमानों को कौमियत पढ़ाने, कौमियत सिखाने में अलीगढ़ का और सर सैयद का
بہت اہم ہے. دس از obvious کہ جب مسلمان پڑھے لکھے گئے علی گڑھ نے ان کو پڑھایا تو ٹیکنیکلی ان کی اکنامک اپلفٹ ہوئی, ان کو جاب ملنا شروع ہوئی, انہوں نے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے, تو مسلم ور بیٹر آف. دین سوشل ڈیولپمنٹ, سر سید کی جو سوشل سروسز تھیں, ان کا رسالہ تہذیب الاخلاق, ان کی مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے جو انسٹیٹیوشن بنانا تھا, ویسٹرن ریشنلزم کا پروموشن تھا, سپرسٹیشس آؤٹ لک کا ختم کرنا تھا, تو اس کی وجہ سے معاشرہ, مسلم معاشرہ بہت بہتر ہوا. دین جو لٹریری سروسز تھیں, ان سے اردو ایز اے لینگویج ڈیولپ, انریچ, عام لوگوں کی زبان بنی, اس سے ایگزیجریشن, مبالغہ, ہائی ساؤنڈنگ چیزیں کم ہو گئیں. تو اردو بھی بہت بڑا امپیکٹ تھا کہ ڈیولپ. پھر سر سید کی جو ایفرٹس تھیں, انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند, اور انڈین مسلمان, یہ جو کتابیں لکھ کے مسلمانوں اور برٹشر کے درمیان ایک فشور تھا, ایک رفت تھا, وہ انہیں ختم کرنے کی کوشش, اور وہ بھی کئی حد تک سکسیسفل تھے بھی. تو انہوں نے اپنی لٹریری ایفرٹ کے انگریزی سکھا کے, ویسٹرن ایجوکیشن کو پروموٹ کر کے کچھ ریکنسلیشن کی ایفرٹس بھی کی, تو ان کا امپیکٹ آیا اور ایفرٹس سکسیسفل رہے. لیٹر آن جو سب سے بڑا امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو سر سید نے اسٹیپس لی, what steps Sir Syed initiated, those became later an agenda point of Pakistan movement. Even ایک question appear ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ how it oriented the political system of Pakistan. Even Sir Syed کی موومنٹ کے جو اسٹیپس تھے وہ کیا بنے, ایجنڈا پوائنٹ آف پاکستان موومنٹ. اور پاکستان کی موومنٹ کا جو ایجنڈا پوائنٹ تھے, انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو, پولیٹیکل کلچر کو اورینٹ کیا, اس کی بیس میں, اس کو اورینٹیشن, ٹھیک ہے, بیسک پوائنٹ. سر سید کے ایفرٹس کی وجہ سے مسلم بھی آبویسلی یونائٹ ہو. مغلس کے ڈاؤن فال کے بعد مسلمانوں کے پاس اسپیشلی کوئی لیڈر, کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. تو جب وہ پڑھ لکھ گئے تو علی گڑھ کی وجہ سے ان میں یونٹی کی انہانسمنٹ, they try to become a nation, اردو ہندی کنٹروورسی ہو یا باقی چیزیں, تو ان کو ایک یونٹی کا درس ملا. Dear friends, Ali Garh provided the first political platform to the Muslims, and that political platform was London Educational Conference. So it was maybe one of the most important impact of Ali Garh کہ مسلمانوں کو اس پولیٹیکل پلیٹ فارم سے پولیٹیکل کانشیسنس آئی, سیاسی شعور آیا, and they asked for their political right. What was in their mind that time? کہ انہوں نے شملہ ڈیپوٹیشن لے کے گئے اور مسلمانوں نے لارڈ منٹو سے سیپریٹ الیکٹوریٹ مانگ لیا, سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کیا. یہ بہت بڑا مسلمانوں کو شعور تھا جو علی گڑھ دیا کہ آپ کے اپنے ریپرزنٹیٹیو ہونے چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, کسی بھی ڈیموکریسی کا
ایک اہم فینامنا ریپرزنٹیشن بھی ہوتا ہے. مسلمانوں کو چانس بن گئے کہ انہوں کو جو ہے نا کیا تھا ریپرزنٹیشن ملی. سیپریٹ الیکٹوریٹ مانگا, لیٹر آن اٹ واز ایکسیپٹڈ آلسو. سر سید کے ٹائم کے بعد 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی. وہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا کہ مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت کا جو انیشیٹو کہہ لیں, اس کے فاؤنڈیشن کہہ لیں, اس کے آئیڈیالوجیکل بیسس کہہ لیں, ان کی پہلی اینٹ بھی علی گڑھ سے ہی رکھی گئی. دین جو علی گڑھ کا ایک بہت بڑا فینومینا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں سے نیو پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیولپ. تو یہ جو 14 امپیکٹ تھے یہ آپ نے بھی پڑھے تھے آلریڈی. آپ ان کو these are not exhaustive. When it's 14 تو they are many. آپ نے اپنے سوال کے لیے اپنی کنزمپشن کے زیادہ پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں. ان ایفیکٹس کو پولیٹیکل, ان ایفیکٹس کو سوشل, ان ایفیکٹس کو ایجوکیشنل کانٹیکسٹ میں بھی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایک سوال کا پیٹرن ہو گیا کہ سروسز کیا تھی اور ان کا امپیکٹ کیا. 10-12 سروسز, 12-14 امپیکٹس, یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی. دین another important thing, سر سید کی جو میکنگ آف پاکستان میں کہیں ریفرنس دیا گیا کہ کتاب شاید کہ جو ٹرینٹی آف آئیڈیا تھا, ٹرینٹی کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کا ریلیشن, 3 چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں. تو سر سید کی ایفرٹس کو, سر سید کی ساری چیزوں کو علی گڑھ کے ان کو ہم 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فرسٹ از دی الوفنس فرام پالیٹکس. الوفنس فرام پالیٹکس. سر سید نے مسلمانوں کو کہا کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا, یو ہیو ٹو بی الوف. دین لائلٹی ٹورڈز برٹش. انہوں نے کیا کیا, برٹش کو مسلمانوں کو کہا کہ آپ برٹش کے ساتھ لائل. And third, devotion to education. These are important کہ سر سید نے 3 چیزیں کی, یاد رکھنا ہے. 3 لفظ لکھے, aloofness, loyalty and devotion. اب aloofness from politics, loyalty towards British and devotion to education. تو ان تینوں چیزوں کا انہوں نے لنک بنایا. جو زیادہ تر سوال پاسٹ ایئرس میں اپیئر ہوئے وہ بھی مور لائکلی انہی ڈائمینشن پہ, ایجوکیشنل, لائلٹی اور پالیٹکس. تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نیکسٹ وی ول موو کہ علی گڑھ از این آرسنل آف پاکستان موومنٹ. قائد اعظم سے ایسوسیٹ کی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ انہوں نے کہا کہ علی گڑھ پاکستان موومنٹ کا ایک آرسنل ہے. ٹھیک ہے, آرسنل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ ایک آرسنل جہاں اسلحہ بنایا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے, ٹھیک کیا جاتا ہے, لانچنگ پیڈ ہوتا ہے. تو ایک کسی بھی موومنٹ کا, اسپیشلی جو پاکستان موومنٹ تھی, اس کا آرسنل علی گڑھ کیسے تھا؟ علی گڑھ نے 6 چیزیں پرووائڈ کی. نمبر 1, پولیٹیکل پلیٹ فارم. کون سا؟ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل پلیٹ فارم کیا ماڈرن ایجوکیشن فارم.
انہیں مسلمانوں کو پولیٹیکل کانشیس سیاسی شعور دیا. اور انہیں کیا سیاسی شعور دیا؟ ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. ان کو ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ دی کہ آپ جائیں اور اپنے جو ہے نا وہ جماعت بنائیں اور ڈیمانڈ کریں ریپرزنٹیشن آن دی بیس آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. پھر علی گڑھ نے آئیڈیالوجی، کون سی آئیڈیالوجی؟ ٹو نیشن تھیوری، کہ ہم دو نیشن ہیں، ہماری آئیڈیالوجی ہے، ریلیجن ہے، لینگویج ہے، ساری چیز. تو یہ بھی ایک بہت اہم ٹول تھا پاکستان موومنٹ کا. دین جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے لیڈرشپ. پاکستان موومنٹ کی لیڈرشپ جو تھی نا وہ علی گڑھ سے بہت سے لوگ پروڈیوس ہوئے اور دے پرووائڈیڈ دی اپروچز فار اسٹرگل. اور وہ اپروچ فار اسٹرگل کیا تھی؟ اگر آپ اس چیز کو غور کریں تو دیٹ واز ایجوکیشن. ان کا پڑھیں لکھیں، ان کو شعور دیں، دے ول بی ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل لائف. اور جو مسلمانوں کی کنڈیشن ہے اس کو بہتر کرنے میں ہیلپ. ٹھیک. ایک کمنٹ تھا کہ سر یہ کتنا ان ڈیپتھ نالج چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ان ڈیپتھ نالج تو نہیں ہے، یہ سارے وہ سوال ہیں جو ڈائمینشن ہے جو اپیئر ہوئی ہے ایگزام میں. تو ان کا جو ہے نا آپ ظاہری بات ہے آپ نے سوال دیکھنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے، ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اگین اٹس ناٹ این ایگزاسٹو تھنگ، اٹس ناٹ این جسے آپ کہتے ہیں نا ریفرنس اسٹڈیڈ تھنگ. جو آپ کو آتا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا. پرہیپس آپ نے بس اپنے سوال کے لیے ان چیزوں کو ایڈ کر دیکھیں. سنس اٹس ریویژن تو ریویژن میں آپ نے بس چیزیں جو ہے نا موٹی موٹی کور کرنی ہوتی ہیں اور ان کو اپنے پوائنٹس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے یا اپنے پرانے پوائنٹس کو یاد کرنا. ٹھیک ہے. سو کمنگ بیک ٹو دی کویشچن کہ انہوں نے اپروچ دی اسٹرگل کی، اور وہ اسٹرگل کی اپروچ کیا تھی؟ ایجوکیشن. کہ پڑھیں، شعور دیں اور پھر اسٹرگل کریں. ٹھیک ہو گیا. ایک کویشچن ٹرینٹی آف آئیڈیا، ایک چیز ارسنل آف پاکستان موومنٹ. ایک اور چیز اہم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو پالیٹکس سے الوجنس کا کیوں کہا؟ Why he asked to assume from politics؟ سیاست سے دور رہنے کا مشورہ کیوں دیا؟ ٹھیک ہے نا. اب اس ٹرینٹی آف آئیڈیا کو دیکھیں تو پہلا پوائنٹ تھا نا، اس پہ پورا سوال انہوں نے دے دیا. آپ پاس پیپر دیکھیں تو پریویس ایئر میں یہ سوال آیا. ٹھیک ہوگا. اب ہم دیکھیں کہ why Sir Syed asked Muslim to eschew from politics. First reason, there was few political consideration maybe in the mind of Sir Syed, and later on there were some social factor also, اور چھوٹے سے economic factor بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں. First پولیٹیکل ریزن تھی. سر سید نے مسلمانوں کو کہا کہ since they don't have any political ideology, they should remain aloof from politics. کہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی ملک بنانا وہ لیٹر سٹیجز پہ مسلمانوں کو سمجھ آیا اور لیٹر سٹیج پہ انہوں نے وہ کیا. تو وہ سر سید میں بھی اس وجہ سے he was of the view that they should eschew, Muslims should eschew from the politics. By that time, Muslims don't have any political demand. Maybe they have certain demands, but جو انڈین پولیٹیکل اسپیئرس میں فورسفل ڈیمانڈ آئی وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی. ایٹ دیٹ ٹائم مسلمانوں کو کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم بھی اویلیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. جو اویلیبل پلیٹ فارم تھا مے بی وہ کانگریس کا تھا، سنس کانگریس جو تھی وہ 1885 سے بن چکی تھی. لاسٹلی
जो अहम बात थी 4th नंबर पे, नॉट लास्टली, कि वो लीडरशिप कि लीडरशिप थी ही नहीं। जो मुसलमानों की लीडरशिप थी वो इसके बाद डेवलप हुई। उससे पहले तो क्या था, बादशाह थी। उससे पहले क्या था, बादशाह। अगली चीज, मुसलमानों में सियासी शऊर नहीं था। सियासी शऊर तो था, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो थी, लेकिन मे भी मुस्लिम कॉज के लिए नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इनिशियल जो कांग्रेस के जाने वाले थे उसमें भी मुसलमानों ने अपना रोल प्ले किया। जो कांग्रेस के इनिशियल ईयर्स थे उसमें बहुत से मुसलमान भी थे। देन जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म था, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो एक हिंदू मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म था कांग्रेस का। तो पॉइंट नंबर 3 और 6 को आपने इकट्ठे पढ़ना है कि मुसलमानों का उस प्लेटफॉर्म नहीं था। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो प्लेटफॉर्म तो था सर, बट दैट वाज हिंदू मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? अब ब्रिटिश परसीव मुस्लिम एज अ पोटेंशियल थ्रेट। सर सैयद ने इसलिए भी कहा कि इस टाइम सियासत जो है ना, अगर आप करेंगे तो ब्रिटिश विल परसीव मुस्लिम एज अ पोटेंशियल थ्रेट। ब्रिटिशर को ये खतरा था कि लोग जो मुस्लिम्स हैं वो शायद उनसे इक़्तिदार खींच सकते हैं, और मुसलमानों को ये हंच थी कि उनसे इक़्तिदार किसने खींचा, ब्रिटिशर। तो ये एक किस्म का पैराडॉक्स था कि मुसलमानों का इक़्तिदार ब्रिटिश के हाथों में, ब्रिटिश को मुसलमानों से खतरा। तो ये एक पोटेंशियल किशोर फॉल्ट लाइन प्रिवेल कर रही। तो सर सैयद शायद इसको एड्रेस करना चाहते थे कि भाई पहले ये करना, उसके बाद। देन कुछ सोशल रीजंस भी थी, देयर वर सर्टेन सोशल रीजंस कि जिसको सर सैयद ने कंसीडर किया टू आस्क मुस्लिम टू एस्च्यू फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, पहली रीजन ये थी कि मुस्लिम एजुकेटेड नहीं थे। अनएजुकेटेड लोगों का पॉलिटिक्स में सर सैयद के नज़दीक शायद रोल नहीं था, कि वो कहते थे मुसलमान पहले पढ़ लिख लें, देन दे हैव सम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, तो फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते। ब्रिटिशर के साथ एक बिटर एनिमिटी चल रही थी, जो एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि अगर मुस्लिम एट दैट टाइम सियासत करते तो वो एनिमिटी बढ़ जाती। तो फर्स्ट सर सैयद आस्क मुस्लिम कि आप अपनी एनिमिटी को एड्रेस करें, देन यू शुड बी कंसीडरिंग सम एनिमिटी, अभी सियासत से दूर है। Yes, friends, उस टाइम हिंदू की अट्रॉसिटी थी, दैट वाज ऑब्वियस। हिंदू जो थे ना, वो मुसलमानों को फ्लोरिश करता और ये वो करता नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज को कंसीडर किया। ठीक है, another factor that Sir Syed would have taken into account was that if Muslim had started the active politics, it would have taken an attempt to restore the power. कि एक्टिव पॉलिटिक्स को ये समझते हैं कि सिंस दे वर आउटस्टेड फ्रॉम द पावर, सो देयर पॉलिटिक्स इज फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पावर, मे बी देयर पावर है। तो इस फिनोमिना से, इस आइडियोलॉजी से बचने के लिए परहैप्स सर सैयद ने क्या किया, मुसलमानों को मना किया। आफ्टर दीज 4 important social reasons, there are certain economic reasons also कि मुसलमानों को इस इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं थे, और उसके लिए ये भी था कि अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी तो उससे जॉब के लिए मुसलमानों को मसले आ सकते हैं।
تو ان ساری فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے سر سید نے کیا کیا، مسلمانوں کو کہا کہ دے شوڈ ریمین aloof from politics. تو ٹیکنیکلی سیاست سے دوری کی کہ یہ سوشل 4 اور 2 اکنامک 6 اور پرائر ٹو دس 13 ریزنس تھیں جو آپ کے لیے سفیشینٹ ہیں۔ جب بھی سوال آئے ڈو رائٹ یور انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن، سوال کی مین ہیڈنگ ضرور دیں، مین پارٹس کی ہیڈنگ دیں کہ فار ایگزامپل وائی سر سید آسکڈ مسلم ٹو ایشو فرام پالیٹکس، پھر بے شک آپ ساری ریزن لکھیں، بیلنس پیراگرافس لکھیں، پوائنٹس لکھیں، 4 سوال پورے کریں، 4 سوال پورے کریں گے مور لائکلی چانسز دیر آر لائکلیہڈ کہ وہ زیادہ مارکس دے انسٹیٹ کے 3 اچھے کویشچن ہیں، تو وہ 4 پورے ہوں گے تھوڑے سے پلس مائنس کے ساتھ، تو ایک پوری وہ ہو کے آپ نے اٹیمپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز دیز وار دی 54 points about the علی گڑھ وومن جو ان سے سوالوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو 54 points علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ our tally reaches to 131 points۔ فیس بک پہ تھوڑی دیر بعد ارلی ریدر اور یوٹیوب پہ تھوڑی دیر کے بعد لائیو ہوئی، تو if we count from that تو we can conclude کہ ہم نے اس 1 گھنٹہ 20 منٹ میں 131 پوائنٹ ڈسکس کر لی، 131 پوائنٹس میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو ٹیلی بھی دیتا جا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا یاد کرنا ہے، ریویژن ہے سینس، تو اس ریویژن میں آپ کے یہی پوائنٹس بھی ایڈریس ہو جائیں تو مور دین so dear friends we can have a wish that maybe a question appear on it as we have many points۔ ہم نے اتنے پوائنٹس پڑھ لیے ایک سوال کو، تو اللہ کرے سوال آ بھی جائے۔ شاہ صاحب، حمزہ، محبوب خان، ہم اکثر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ سوال بہت اچھا تیار ہو گیا ہے تو وی شوڈ ہے کہ اللہ کرے سوال آ بھی جائے۔ اینی ہاؤ، تو دیز وار مین امپورٹنٹ تھنگس۔ اب اگلے سوال سے پہلے، آخری سوال سے پہلے، آج کا آخری سوال ہوگا اگلا، کوئی اگر سوال ہے آپ کے تو وہ پوچھ لیجیے، میں کچھ کمنٹس پڑھ کے آپ کو رپلائی کر دوں گا جتنی دیر میں اگلا سوال فلیش کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو ہم اگلا سوال پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈز، یہ جو اگلا سوال ہے یہ پریسائزلی جو ہمارا 1937 کی کانگریس منسٹریز ہیں اس کا انالیسز ہے۔ تو پچھلے عرصے میں یہ سوال آیا کہ جو کانگریس منسٹریز ہیں، یہ اگر آپ کے سامنے سوال فلیش کر دوں تو we will be better able to learn these things۔ ٹھیک ہے،
تو past papers میں جو recent سوال ہے that is critically examined Congress Ministry of 1937. How far it is correct to suggest that it paved the way for separate Muslim homeland in India. ٹھیک ہے. اب tomorrow we will be able to cover the Iqbal's idea of Muslim nationalism. تو وہ درمیان میں سوال پڑتا ہے بٹ وہ پاکستان افیئرس کے ساتھ پولیٹیکل سائنس میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم اس کو وہ کیا تھا. اگلی چیز اب آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یو کین فائنڈ کہ پچھلے سالوں میں جو ان کے سوال آئے اس میں جو موسٹ ریسنٹ 19 کا سوال تھا وہ میں نے پڑھا تو اس میں بیسیکلی 1937 کے الیکشن کا کانگریس منسٹریز کا ایک کریٹیکل ایگزامینیشن ہے اور پھر کیا ہے کہ ہاؤ اٹ پیو دی وے فار سیپریٹ مسلم. ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور یہی اسی تھیم پہ پہلے سال میں بھی سوال آتے رہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو پہلی چیز ہے وہ اس منسٹری کا بیک ڈراپ ہے کہ کانگریس منسٹری سے پہلے کیا ہو رہا, کیا چل رہا تھا کہ جس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ منسٹریز بنی اور کیسے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا کور ہوں. ٹھیک ہے. اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اگلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جو اس کی چیزیں ہیں وہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو کنسیڈر کر لیں. ٹھیک ہے. اب dear friends, prior to these ministries, prior to establishment of these ministries, Indian National Congress and all Muslim League were against the Government India Act. ان کی کچھ پروویژن, ان کے کچھ آرٹیکلز سے ان کو اختلاف تھا, but yet it was implemented in 1937. اور اس 1937 میں جو مین چیز تھی دیٹ واز کہ میسج کو کیسے پرسیو کیا جا سکتا ہے ٹو سپورٹ دیم فار بوتھ دی پولیٹیکل پارٹیز, فار کانگریس اینڈ فار مسلم لیگ. اپ کمنگ الیکشن میں ایک اہم چیز تھی. آل انڈیا مسلم لیگ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتی تھی اور اردو ان پرشین اسکرپٹ کی, جبکہ انڈین نیشنل کانگریس جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتی تھی اور ہندی کو آفیشیل لینگویج بنانا چاہتی تھی ان دیوناگری. تو مین ایشو بیک ڈراپ میں یہ چل رہے تھے اور اس بیک ڈراپ میں جو فرنچائز تھی, ووٹر تھے, وہ کیا تھا اور ان کا ریزلٹ کیا. ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ جو فرنچائز تھی, ووٹر تھے, وہ انکریز کیے گئے تھے جو پریویس الیکشن کی ایکسرسائزز تھی اس سے. اپروکسیمیٹلی 30 ملین پیپل تھے جن میں سم وومن آلسو گین دی ووٹنگ رائٹس. ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق اٹ واز دی 1/6 آف انڈین ایڈلٹس دیٹ کانسٹیٹیوٹڈ دی فرنچائز. تو دی کانگریس فارم گورنمنٹ ان یو پی, بہار, سینٹرل پروونس, بامبے اینڈ مدراس. تو
رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو 1585 پروفیشنل سیٹس میں سے جو انڈین نیشنل کانگریس لیڈ بائی جواہر لال نہرو ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے 707 سیٹس جیتی. آل انڈیا مسلم لیگ لیڈ بائی قائد اعظم 109 اور 100+ سیٹس یونینسٹ پارٹی کو بھی ملی. پارٹی واز لیڈ بائی سر سکندر حیات خان. تو یہ سیٹس کے نمبر مختلف بکس میں ویری کر سکتے ہیں, بٹ فار اے جرنل اوور ویو اٹ کین بی کنسیڈرڈ کیونکہ ٹیکنیکلی نو پارٹی واز ایبل ٹو ون دی الیکشن. جو سمپل میجورٹی کے لیے چاہیے تھے تو وہ آلموسٹ 790 کے قریب سیٹس چاہیے. تو ریزلٹ واز اے ہیوج شاک فار بوتھ آف دی پارٹیز. ٹھیک ہے نا. کانگریس جو کلیم کرتی تھی that it is a representative of 95 of the total Indian population could not secure even 40% of the seats. اور 1707 میں 8 out of 11 provinces میں وہ جیت سکی, اور it was restricted to Hindu majority provinces. کانگریس نے جو میجورٹی گین کی وہ ہندو میجورٹی پروونسز ور بہار, اڑیسہ, مدراس, یو پی اینڈ ادر. کچھ ادر ریجنز بھی تھے اس میں بھی ہوا. آل انڈیا مسلم لیگ کی 490+ مسلم سیٹس تھیں, تو اٹ کوڈ کیپچر 107, 108, اور اس میں سے کچھ سیٹیں کانگریس نے بھی جیتیں, کچھ ادر پارٹیز نے بھی جیتی. Then result was announced. So there was formation of ministries. Initially, Congress could not agree on the scheme of formation of ministries. But after the almost 4 months, British سے negotiation چلتی رہی on the context that federal government will not interfere in its legislative affairs. کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے لیجسلیٹو افیئر میں انٹرفیئرنس نہیں کرے. British agreed, but without making any formal amendment to the Government of India Act. They merely formed a constitutive committee for the assurance that this committee will oversight. اور اس کمیٹی کو اگر کوئی فیڈریشن کی طرف سے پروونس میں انٹرفیرنس ہوئی تو دیٹ کمیٹی میں لک انٹو. تو لیٹر آن جولائی میں سم ویئر کانگریس واز ایبل ٹو فارم منسٹریز جن کو 1937 کی کانگریس منسٹری. ٹھیک ہے, 1937 sorry, Congress Ministries of 1937. اب یہ فرینڈس جو how far it is correct to say that Congress ministries paved the way for separate Muslim homeland. How far it is correct? تو ہم وہ ریزن پڑھتے ہیں, then you have to decide کہ کانگریس منسٹریز نے کتنا رول پلے کیا. فرسٹ, ہندی became the national language, whereas جو مسلمان تھے وہ کس کو اپنا زبان سمجھتے تھے؟ اردو کو. تو ان کے لیے جو ہے نا وہ یہ پاسبل نہیں رہا کہ اس کو انفورس کر کے بائی فورس کسی زبان کو ایکسیپٹ کریں. کانگریس فلیگ کو نیشنل فلیگ ڈکلیئر کر دیا گیا, اور
جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا فلیگ نیشنل فلیگ ہو تو دوسروں کو ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے. جو نیشنل اینتھم تھا وندے ماترم اس کو ایٹ دیٹ ٹائم نیشنل اینتھم آف انڈیا ڈکلیئر کر دیا گیا. Then there was an attempt to change the history of Muslim conqueror. مسلم کنکرر کو جو مسلمانوں کے لیے ایک ہسٹری تھی اور ہندو کے لیے ہسٹری تھی ان کو ایک ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ایک ڈفرینٹ فارم ایک ڈفرینٹ شیپ کے تحت چینج کیا گیا. Another thing that was کہ restriction تھی کو سلاٹر کے نیو ماسک کی کنسٹرکشن بھی بینڈ تھی اور Muslims were harassed in their religious practices. ان کے لیے ان کی ٹریڈ مسلمس اسپیشلی ان کی ایگریکلچر اٹ واز ٹارگیٹڈ. ان کے لیے ٹریڈ اور ایگریکلچر کو ٹارگیٹ کیا. ٹھیک ہے. Another thing was that was against the basic rights کہ مسلمس کو اپیل کا رائٹ بھی نہیں تھا. مسلم کو ناٹ گیٹ دی رائٹ ٹو اپیل. تو ڈیئر فرینڈس یہ جو کانگریس منسٹریز کی اٹراسٹیز تھیں now you have to decide کہ had it paved the way for separate movement. تو یہ سوال کی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں نے کیسے سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کو نرچر کیا راستہ دکھایا. اس بٹر پالیسیز اس اٹراسٹی اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا جو ڈیزائر تھی جو ان کی ایفرٹ تھی وہ زیادہ. اب یہ فرینڈس جو نیکسٹ واز وہ تھی ان کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی وردہ تعلیمی سکیم اسے کہتے. اس پالیسی میں ایجوکیشن ریفارم جو پرپوز کی گئی دیٹ واز پیورلی اینٹی مسلم ان اسپرٹ. وہ اینٹی مسلم ان اسپرٹ تھی. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے اگینسٹ رہی پوری ایجوکیشن پالیسی. دی کریکولم دی کورس میں بھی دی ہول اسکیم was devised to display the idea of two-nation theory from the minds of Muslims. Means کہ انہوں نے جو ایجوکیشن پالیسی ڈیوائس کی وہ ٹو نیشن تھیوری کو ڈسپیل کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ کی. اس کے بعد انہوں نے جو مندر اسکیم انٹروڈیوس کی جس میں مندر ایجوکیشن نیسیسری تھی جس میں مورتی کے سامنے سے گزرنا سلام کرنا وہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا. یہ شاید مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لیٹر اس ایجوکیشن سکیم کے تحت مسلمانوں کو وہ چیزیں تعلیم کے لیے آفر کی گئیں کہ جو ان کو اکنامک سرکل سے آؤٹ رکھتی. لائک آج کل اگر آپ دیکھیں کہ پرٹیکولر جو سبجیکٹس ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ ایک اچھے ہیومن ریسورس کے طور پہ مارکیٹ میں جاتے ہیں. انہی کے ساتھ جو دوسرے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ شاید اتنا جسے آپ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے کمپیٹ. Then Muslims were expelled from the government offices. Government offices میں ان کی انٹری ریسٹرکٹ تھی.
ان کی چیزیں جو ہے نا وہ کیا تھا کہ مسلم آفیسز میں ان کو سروسز کے لیے، ان کو جرنل انٹری کے لیے ریسٹرکٹ کیا جاتا تھا، اور ان پہ جو کیریئر اپرچونٹی تھی وہ بھی کلوز کر دی گئی. لائک کہ مسلم کو اس وقت ٹیچنگ میں لیس اپرچونٹیز تھیں، مسلمانوں کو جو ٹیچنگ کے علاوہ کیریئر تھے اس سے ریلیٹڈ کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود بھی شاید اپرچونٹیز نہیں تھی. تو ڈیئر فرینڈس، یہ جو 6 ایجوکیشن اور 9 ادر بیٹر پالیسیز، 15 پوائنٹس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ فرمائیے کہ کیا اس کے امپیکٹس ہیں، ایفیکٹس ہیں، کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا؟ نیگیٹو نا. تو سو مے بی اٹ پیوڈ دی وے فار سیپریٹ ہوم لینڈ. کچھ چیزیں براڈر ان ڈیپتھ اچھے الفاظ میں یاد رکھنی ہے کہ منسٹری واز کریکٹرائزڈ بائی دی رائز آف پولیٹیکل ہندوازم. 1937 کے جو حالات تھے اس کے لحاظ سے اٹ واز رائز آف پولیٹیکل ہندوازم. ٹھیک ہے، جو منسٹریز کا ایفیکٹ تھا سب سے امپورٹنٹ وہ یہ، منسٹریز ورک اونلی فار دی ویلفیئر آف ہندوز. منسٹریز نے صرف ہندوز کے لیے ورک کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے، اٹ سیمز کہ وہ جو منسٹریز تھیں 2 years کی، it was a revenge of the previous 700 years rule of Muslim over them. مسلمانوں نے precisely 1206 سے 1939 کی جو منسٹریز ختم ہوئی، اگر اس تک کیلکولیٹ کریں تو اراؤنڈ 700 years مسلمانوں نے ڈائریکٹ رول کیا. 1206 سے غوری کی وکٹری کے بعد سے 1937 تک غوریز، ان کے بعد خلجیز، تغلق، سادات، لودھیز، مغولز، یہ سارے آئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 700 ایئر مسلم رول کو جو ہے نا کیا کیا، ریونج کرنے کی کوشش. It was huge. اس میں at that time massive Hindu Muslim rights were. اگلی چیز، 5واں بڑا امپیکٹ تھا دیٹ واز کہ یہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہندو میجورٹی پروونس would be ruled by Hindus, but مسلم میجورٹی پروونس میں سے مسلم لیگ واز kept out of the power. ٹھیک ہے نا، لائک بنگال اینڈ پنجاب. اگر اٹ واز این ایفرٹ آف ڈیموکریسی تو کیا تھا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلم میجورٹی تھی تو ان کے رول بنتا، بٹ مسلم آر کیپٹ آؤٹ آف دیس. سیکنڈ جو امپیکٹ تھا دیٹ واز کہ ریجنل پارٹیز نے رول پلے کر کے مسلم لیگ کو، مسلمانوں کو پاور سے آؤٹ رکھا. کہ ظاہری بات ہے
मुसलमानों को जो डिवीजन थी वो हार्म कर गई। जो रीजनल पार्टीज थी दे केप्ट लीग आउट ऑफ पावर्स, और लेटर हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में इट वाज अनवांटेड बाय द कांग्रेस कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस में अगर रीजनल पार्टीज से कांग्रेस आउट ऑफ पावर होती थी तो उन्होंने वहां पे ये असूल नहीं रखा। तो टेक्निकली इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक फार्मूला, कि ये डेमोक्रेटिक फार्मूला नहीं था। अगर आप प्रीवियस पॉइंट्स को देखें तो ये सारे क्या थे? सोशल इम्पैक्ट, ये सारे क्या हैं? पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ठीक है ना? तो इन 7 पॉइंट्स को जहन में रखें। अब इन सारे पॉइंट्स को मुस्लिम नेशनलिज्म के इम्पैक्ट के तौर पे देखते हैं कि यस, ये चीजें थी जिसने हार्म किया, और इसी से क्या हुआ कि वेव्स जो थे वो बने टुवर्ड्स सेपरेट होमलैंड। वो क्या थे? नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग टू नेशन थ्योरी, के इससे मुसलमानों को एटलीस्ट यकीन हो गया कि दे आर सेपरेट नेशन और दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और they are a separate nation or they will live in separate state. इसका नेशनलिज्म पे एक और इम्पैक्ट भी था कि रिलीजन पे, एक का रिलीजन दूसरे पे ऑब्वियसली इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो फॉर दिस जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ आइडियोलॉजी था दैट मुस्लिम ऑफ सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये सबसे बड़ा है। देन हिंदू एजुकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द मुस्लिम, के वो कहते थे कि हमारी मुस्लिम एजुकेशन के अगेंस्ट इसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन भी एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गया। देन जो आइडेंटिटी ऑफ फ्लैग थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्लैग वाज नॉट अ फ्लैग फॉर मुस्लिम। मंदर स्कीम वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। जब कोई भी ऐसी स्कीम जो पॉलिटिकल हो और किसी को आप पॉलिटिकल स्फीयर से बाहर कर जाए तो वो इफेक्टिव नहीं होती। मुस्लिम रियलाइज दैट दे कांट लिव अंडर हिंदू रूल। मुसलमानों को रियलाइजेशन होगी कि हिंदू रूल के अंदर वो नहीं रह सकते। उर्दू के नॉट बी लेफ्ट ऑप्टिंग हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो मुसलमानों को ये एहसास हो गया, बहुत बड़ा इफेक्ट फील हुआ कि सिर्फ हिंदी को ऑप्ट करके उर्दू को उनके बस पे नहीं छोड़ा जा सकता। नेशनलिज्म का एक और इम्पैक्ट ये था कि जब आप किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो इम्पैक्ट आता है। तो मुसलमानों ने यही सोचा कि वंस we will be in our states, we will be able to practice Islam. Last it was that मुसलमानों का जो 700 years का रूल था that was wrongly portrayed. तो फ्रेंड्स ये 10 पॉइंट्स बहुत थे जो नेशनलिज्म को इम्पैक्ट कर गए। 7 पॉइंट वो थे, 17 इम्पैक्ट थे, वो लिखें तो आपका सवाल अच्छा सा बन जाएगा। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, इसके बाद क्या हुआ कि इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गई। ब्रिटिशर ने कहा कि दैट वी आर एट वॉर विद जर्मनी 1939 में, बट कांग्रेस ने ये कहा कि दैट वॉर डिक्लेरेशन वाज विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट कंसल्टेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब इसका क्या हुआ कि अगर आप इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो यू कैन फाइंड के
جو وار ڈکلیریشن تھا یہ فیڈرل سبجیکٹ تھا، تو مے بی ایک مورل کنسیڈریشن ضرور تھی ٹو ڈسکس ود دی provincial government, but Indian National Congress declared that it was without their consultation. تو اس کنٹیکسٹ میں لارڈ جو تھے اس وقت وائسرائے لارڈ لینتھگو، انہوں نے ہیلپ مانگی، تو مسلمانوں نے آنریبل کوآپریشن ایکسٹینڈ کی اور کہا کہ اس کریٹیکل اور ڈیفیکلٹ جنچر پہ وہ وائسرائے کا ساتھ دیں گے اور تاکہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دے سکیں۔ لارڈ لینتھگو نے کانگریس کی ڈیمانڈ پر ایک کنسلٹیٹو کمیٹی بنا دی کہ ان کو ہم جو ہے نا ایک ایڈوائزری کمیٹی کہیں گے، بٹ کانگریس نے ریفیوز کر دیا اور اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے 22 اکتوبر 1939 کو منسٹری سے ریزائن کر، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے ریزائن کر دیا تو اس وقت پھر مسلم لیگ نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا 22 دسمبر 1939، ٹھیک ہے، اور اس میں جمعہ نماز کے بعد تھینکس گیونگ پریئر کی گئی، اور اس کے 3 ماہ کے بعد 22 مارچ کو جب پارٹی کو سیشن شروع ہوا تو انہوں نے پھر کیا کیا، 23 مارچ 1940 کو اپنا ڈیمانڈ کیا اس کی سیپریٹ ہوم لینڈ۔ تو we can conclude that maybe Congress ministry paved the way for separate homeland. Dear friends, later on, ان کی جسے آپ کہتے ہیں کہ کانگریس منسٹریز کی ویریس اٹراسٹیز کو سامنے لانے کے لیے بہت سی رپورٹس لکھی گئی۔ ایک پیرپور رپورٹ سید راجہ محمود میدی آف پیرپور نے لکھی، ایک مسلم سفرنگ انڈر کانگریس رول AK فضل الحق نے لکھی، ایک شریف رپورٹ تھی جو آل انڈیا مسلم لیگ کمیٹی نے لکھی، give the world advice of the injustice of Congress. تو dear friends، جب یہ ہوا تو اس کے ساتھ اپریل 1938 میں کانگریس رول کو رائزنگ ٹائڈ آف ہندو رول، اور سر ولیم بیٹن نے نیشنل ریویو کے لیے جو لکھتے تھے انہوں نے یہی کہا کہ دا رائزنگ ٹائڈ آف ہندو، سمجھ آ گئی؟ تو dear friends، یہ ہمارے جو تھے آج کے 4 سوال تھے، تو پریسائزلی آپ نے ان سارے چیزوں کو اپنے نوٹس میں انکارپوریٹ کرنا ہے۔ ان میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے یہ سارے پوائنٹس آپ کے جو تھے ان کا ایڈ آن تھا، اور اس ایڈ آن کے تحت آپ نے اپنے سوال کو بلڈ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا کامیابیاں دے اور خوشیاں دے۔ آپ نے جو پڑھا اور آپ نے جو سیکھا ان میں سے کچھ سوال آ بھی جائیں تو may you be the better off. So we will hand over the session to Madam Abir اور وہ اپنا فردر انفو کریں گے، تو I will be logging off. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you so much, sir. Jazakallah for giving us the time. Okay, students, if you have any query or anything you want to ask, you can ask me. I'm going to share you the slide of tomorrow's seminar that is free. آپ لوگ اس کے اندر ہماری ٹرائل کلاس لیجیے گا اور لازمی آئیے گا، جو بھی ایڈمنسٹریٹو ریلیٹڈ آپ کی کیوریز ہوں گی میں وہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیل کر لوں گی۔ لیٹ می شیئر دا اسکرین so that you can receive the code ID.
So this is the screen. Those students which are not the part of NOA and want to know कि हम और कैसे पढ़ाते हैं. वैसे तो आज सिर्फ मोहम्मद अली खान के लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा रिवीजन क्लासेस के बारे में. Now let's talk about the English question composition by Sir Mazhar Ilahi. This is the Zoom ID and you can join us tomorrow for the administrative queries as well. Thank you so much, Jazakallah. And media team, if you are listening to me, kindly take over the seminar. Okay, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. So हम end करें? जी सर, क्योंकि सर भी जा चुके हैं एंड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. इंशाल्लाह इन लोगों से कल 5:30 सेमिनार पे मुलाकात हो जाएगी. Okay, so till then take care. Allah Hafiz everyone. अपनी तैयारी करें और good luck. Allah Hafiz.